सभी को नमस्ते, नमस्कार। आरएस प्रीलिम्स पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आपका मेंस का पेपर बहुत अच्छा हो और आप एक मुकाम पार करते हुए इंटरव्यू तक पहुंचे, इसके लिए आपको पहले से ही शुभकामनाएं। आपने एक मुकाम पार कर लिया, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, इसीलिए आपको यह मुकाम मिला है। इसके लिए आप धन्यवाद, साधुवाद के पात्र हैं। और हम आपके आगे के उज्जवल भविष्य की क्या करते हैं, कामना करते हैं। ठीक है। तो खैर, हम बात कर रहे थे साथियों विश्व इतिहास के बारे में, तो हमने पुनर्जागरण को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। तो जब हम पुनर्जागरण पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको एक बात बताई थी। वो बात ये थी कि मैंने कहा था आगे जब होने वाली अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति होगी, उनको भी पुनर्जागरण के विचार है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। आज हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे कि कैसे पुनर्जागरण के विचारों ने उन चीज़ों को प्रभावित किया। और देखो, अगर पुनर्जागरण नहीं होता तो अमेरिकी क्रांति नहीं होती, और ये भी मानिए कि अमेरिका ही नहीं होता, क्योंकि सारे यूरोप में पड़े रहते। कौन कोलंबस जहाज ने के बाहर निकल के अमेरिका को ढूंढता। आज भी अमेरिका के अंदर कई आदिवासी बैठे झिंगा लाला ऊ ला 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 लू करते रहते, कोई नहीं उनको संभालने वाला होता। लेकिन कोलंबस निकला, वहां पे पहुंचा, फिर अमेरिको वेस्पूसी ने उसका कोई एक बताने की कोशिश की। फिर उसके बाद वाल्सी मुलर नाम का एक भूगोलवेत्ता था, उसने नक्शा बना के दिखाया कि भाई साहब ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। फिर मैंने आपको फ्रांसीसी पिजारो और बहुत सारे लोगों के उदाहरण दिए थे कि कैसे उन्होंने इनकार जैसे मान सभ्यता को नष्ट कर दिया था। खैर, बात ये थी कि पुनर्जागरण की जो भौगोलिक खोजों के प्रति जो एक प्रकार का जुनून था, उसने उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की खोज की। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कोई चीज पढ़ो तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन तीन पक्षों को जरूर देखो। कि सामाजिक पक्ष ये था कि यूरोप में लोग कैथोलिक धर्म ढांचे से बहुत दुखी थे, और कुछ लोगों ने मिल खुलकर एकदम धर्म का विरोध किया था। और वो एक तरीके से धार्मिक बागी लोग थे, जिनको हमने प्रोटेस्टेंट कहा था, और मैंने कहा था ऐसा ही एक शब्द आता है प्यूरिटन्स। तो आप यकीन नहीं करोगे कि उत्तरी अमेरिका के अंदर जब कॉलोनियां बन रही थी, तो कॉलोनी ऐसी ऐसी थी कि यूरोप के जो कैदी थे, अपराधी लोग थे, उनको उनके लिए एक अलग कॉलोनी बना दी गई कि भाई साहब आप वहाँ पे यहाँ पे रहोगे। और जो धार्मिक बागी लोग थे, जो प्यूरिटन्स लोग थे, उन्होंने अपनी एक अलग कॉलोनी बनाई थी। ठीक है। उस कॉलोनी, एक मिनट रुकिए। जो धार्मिक और बागी लोग थे, जो प्यूरिटन्स लोग थे, उन प्यूरिटन लोगों ने भी अपने लिए कॉलोनी बनाई थी। तो आप सोच के देखिए कि यूरोप के छटे हुए लोग आ रहे हैं, कैदी अपराधी, उनकी एक कॉलोनी, अलग कॉलोनी। और जो उस वक्त जो कैथोलिक धर्म ढांचा कितना महान था, जिसको मतलब लोग ऐसे दंडवत करते थे, उसका उसकी बगावत करने वाले लोगों की एक अलग कॉलोनी, छटे हुए लोग थे। और उनको विरोध करना था, और वो विरोध करने के पारंगत यूरोप में भी थे। अब तो वो आगे थे उत्तरी अमेरिका के अंदर। और देखिए, उत्तरी अमेरिका में जब वो पहुंचे, एक ऐसा महाद्वीप, जब आप भौगोलिक तौर पे देखते हो, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है, और ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनको सदियों तक किसी मानव ने छुआ नहीं था। वो संसाधन यों के यों पड़े थे। यूरोप में प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, और वहां की जनता है वो उनको दू रही थी, एक तरीके से उनका दोहन कर रही थी। लेकिन उत्तरी अमेरिका में थे ही नहीं, तो एक तरीके से कुदरत ऐसे उत्साही और साहसी लोगों का इंतजार कर रही थी, कहा अब ये लोग आए हैं, अब मैं इनका साथ दूंगी। और हम जब पढ़ते हैं कि अमेरिकी क्रांति क्यों कामयाब रही थी, तो हम कहते हैं कि प्रकृति ने बहुत बड़ा साथ दिया था अमेरिकी क्रांति करने वाले लोगों का। तो कुदरत उनका बाएं फैला के इंतजार कर रही थी कि वाह यार, अब कुछ साहसी और उत्साही लोग आए हैं, ये बताएंगे कि क्या होता है। और उस अमेरिका के अंदर जो यूरोप के लोग आए थे, उन्होंने कुछ सालों के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, जो पूरी दुनिया से अलग था। और पूरी दुनिया में एक ऐसा देश पैदा हुआ कि जिसका प्रभुत्व आज भी हम लोग महसूस करते। तो ये खोज तो यकायक हो गई, लेकिन यकायक खोज के अंदर ऐसा ऐसे देश का प्रादुर्भाव हुआ कि जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, और आज उसकी हेजमोनी है, वो पूरी दुनिया के अंदर चलती है। क्या हुआ था, देखिए, समझते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि ब्रिटेन या यूरोप के कुछ लोगों ने उपनिवेश बनाए, कॉलोनी बनाई थी, और वो 13 कॉलोनियां थी ब्रिटेन के अंदर। और इस उपनिवेश के विरुद्ध में पहला, दुनिया का पहला उपनिवेशवादी, उपनिवेशवाद के विरुद्ध का आंदोलन शुरू हुआ। पहला आंदोलन था। देखिए, ये अपने आप में यूनिक क्यों है,
ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप इन शुरू की 4-5 मिनटों को समझना कि ये कितना कितना व्यापक प्रभाव रखने वाली ये क्रांति है कि जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। पुनर्जागरण के बाद में पुनर्जागरण के विचारों ने, प्रबोधन के विचारों ने कैसे अमेरिकी क्रांति को पैदा किया और कैसे उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। हालांकि प्रबोधन अब हमारे आरएस मेंस के सिलेबस में नहीं है। पहला उपनिवेशवादी विरोध आंदोलन था। इस आंदोलन ने, अब देखो इसके वो समझो राजनीतिक डायमेंशन क्या था इसका। अब 3 डायमेंशन समझेंगे, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। भाई साहब दुनिया को लोकतंत्र दिया। अब आप कह दो सर लोकतंत्र तो यूरोप ने भी दिया था, लेकिन भाई साहब यूरोप के लोकतंत्र में आज भी राजा का बेटा है वो राजा बनता है। अब ब्रिटेन को देख लीजिए, लेकिन इनके नहीं था। इन्होंने गणतंत्र दिया, इन्होंने मूल अधिकार दिए। और एक जोर की बात बताऊं आपको, इन्होंने एक ऐसा राज्यों का समूह दिया कि जहां पे इतनी वैरायटी थी लेकिन फिर भी सभी राज्य एक साथ रहते थे। 50 राज्य एक साथ रह रहे हैं, और कैसे राज्यों का समूह काम करता है। संघवाद का मॉडल दिया पूरी दुनिया के सामने इन्होंने। अब आप देखो कि इससे पहले भी था कि बहुत सारे विचारों के, बहुत सारी विविधताओं के लोग एक राज्य के नीचे रहते थे। जैसे ओटोमन था, ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य था, लेकिन उसमें क्या था, तलवार के दम पे एक रखा जाता था। लेकिन यहाँ पर जनता अपने मूल अधिकारों का एंजॉय करते हुए रहने लग रही है। संघवाद का ऐसा मॉडल दुनिया में कहीं नहीं था। लोकतंत्र नहीं था, गणतंत्र नहीं था, ऐसे मूल अधिकार नहीं मिले थे। इतने ज्यादा राइट्स है ना, सबसे पहले यूएसए ने प्रदान किए थे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने प्रदान किए थे। ये राजनीतिक तौर पर ये देन थी पूरी दुनिया के सामने। फिर उसके बाद देखो आर्थिक तौर पे क्या आया। आर्थिक तौर पर दुनिया में पहली बार पूंजीवाद आया, और ऐसे व्यापारी जो साहसी थे और जो साहसी होने के साथ साथ बहुत सारे नवाचार कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि भाई साहब इनको पूर्णतया छूट थी, यहाँ पे पूर्णतया आजादी थी, ये अपने हिसाब से काम कर सकते थे, और बे इंतहा इनके पास प्राकृतिक संसाधन थे, और उन्होंने इन पे जम के प्रयोग किया। और दुनिया में पहली बार आर्थिक मॉडल आया जिसको पूंजीवाद कह रहा है। इस पूंजीवाद से फिर आगे जाके यूरोप ने सीखा था। तो जो यूरोप के लोग इसको कॉलोनी बना के रह रहे थे, उस अमेरिका ने दुनिया को दिखाया कि आप कैसे रहा जाता है। और ये इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में प्रमाणित किया कि यूरोप वालों, हम तुम्हें बताएंगे कैसे चलना है, कैसे रहना है। और आज भी यूरोप है वो यूएसए का क्या है, पिछलगू है। अमेरिकी क्रांति थी ना, ने पूरी दुनिया को यूं पलट के रख दिया। उससे पहले का इतिहास कुछ और था और उसके बाद का इतिहास। सामाजिक तौर पे देखो इन्होंने क्या किया। सामाजिक तौर पर जेंटलमैन, सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी बात लगती है वो ये है कि पहली बार एक आजाद समाज था जिसके पास कोई बंदिशें नहीं थी। एक ऐसा समाज था जो विविधता युक्त था, मिश्रित समाज था, जिसके अंदर बहुत सारे धर्मों के, बहुत सारी जातियों के, बहुत सारी नस्लों के, बहुत सारी विचारधाराओं के लोग रहते थे, और प्रत्येक विचार का स्वागत था और प्रत्येक विचार पर प्रयोग हो रहा था। इसीलिए अमेरिकी क्रांति ने दुनिया के सामने एक ऐसा देश दिया जिसने दुनिया को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बदल के रख दिया। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? कितनी बड़ी बात है। ये अमेरिकी क्रांति कैसी हुई, इसके बारे में हम सिलसिलेवार तरीके से परत दर परत आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हुई थी। तो मैंने अभी तक आपको ये बताने की कोशिश की है साथियों कि पुनर्जागरण के विचारों ने जो यूरोप में परिवर्तनवादी जो लोग, साहसी लोग, उत्साही लोग पैदा किए थे, वो लोग जब अमेरिका आके बसते हैं, वो अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों के बलबूते एक ऐसा मुल्क खड़ा करते हैं और मुल्क को चलाने के नवीन तरीके पेश करते हैं। मतलब पहली बार दुनिया में ये हुआ, एक ऐसा देश बना जिसके अंदर प्रशासन है ना वो बिना धार्मिक पुस्तक के चलेगा। पहले क्या था कि ओटोमन साम्राज्य था तो कुरान के हिसाब से चीजें चलेगी। यहाँ पर भी यूरोप में बाइबल के हिसाब से चीजें चल रही थी, लेकिन उत्तरी अमेरिका में तो भाई साहब इन्होंने 100 से कम पेजों का एक संविधान बनाया। बोला दुनिया है ना, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, वो इन बातों से चलेगा। हमें पता मतलब नहीं है बाइबल में क्या लिखा हुआ है, कुरान में क्या लिखा हुआ। ये पहली बार ऐसा मॉडल था कि दुनिया में उन्होंने लिखित संविधान दिया कि इसके अनुसार हम देश चला के दिखाएंगे। और
फिर उसी संविधान को आज पूरी दुनिया कॉपी कर रही है। और कहीं ना कहीं हमारे देश के नीति निर्माताओं ने अमेरिका से वो चीजें ली जो हमारे उस समय के तात्कालिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचे के अनुकूल थी। लेकिन वो मॉडल तो सबसे पहले किस काम पे आया था? अमेरिका में आया था ना। अमेरिकी लोगों ने यूरोप के लोगों को ये दिखा दिया कि हम बताएंगे कि कैसे देश चलाया जाता है, तुम्हें पता नहीं है। कैसे नया मॉडल कैसे लाया जा सकता है, आर्थिक मॉडल नया कैसे लाया जा सकता है, राजनीतिक मॉडल कैसे लाया जाता है, सामाजिक मॉडल कैसे लिया जाता है, ये इन्होंने ये बता दिया कि राज्यों का समूह संघवाद के तौर पर कैसा रहेगा। जबकि यूरोप ये बातें नहीं समझ पाया था, और इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में बाल्कन संकट, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से संकट आए थे, और लोग नस्लों के नाम पे मर मिटे थे। और यहीं पर यही वो देश था जिसने यहूदियों की कदर की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन की कदर की थी, ओपनहाइमर की कदर की थी, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या की चीजों का आविष्कार कर लिया था। और हिटलर ने उनका नरसंहार किया था, जनसंहार किया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति और प्रत्येक नस्ल की अगर कदर किसी ने की थी तो वो अमेरिका देश था। क्यों ही अमेरिका नहीं बना था। और इसीलिए इसको बोला जाता है अमेरिकन नेस। जो एक साहसी प्रवृत्ति होती है ना, वो अमेरिका के आदमी के अंदर अलग मानी जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, और लोग ऐसे मानते हैं कि उनके अंदर एक अमेरिकन नेस होती है, वो साहसी लोग होते हैं। और ये तो इनका इतिहास बता रहा है ना कि कितने साहसी लोग हैं ये। कि जिस यूरोप ने पूरी दुनिया को फतह किया था, उसी यूरोप को इन्होंने जड़ से उखाड़ दिया था अपने देश से। और बोले जाओ टोर गे ले, मैं हमारा तरीका हूँ चला के दिखावा था देश की चाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, वो मैंने बताया था आपको कि ऐसी कॉलोनियां बनी थी जो जैसे आप बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन हत्याकांड पढ़ोगे तो वो मैसाचुसेट्स में पड़ता है। मैसाचुसेट्स था, वो प्यूरिटन जो एक धार्मिक बागी पादरी था जिसका नाम था जॉन वाइट, उसने बसाई थी। और जब हम पढ़ेंगे बोस्टन टी पार्टी, और बोस्टन टी पार्टी घटनाक्रम हो जाता है, उसके बाद इंग्लैंड की सरकार उनको दंडित करती है। तो वो उनको सजा के तौर पे ये कहती है कि देखो, आपके इलाके के अंदर हम कैथोलिक लोगों को ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा सुविधाएं देंगे, क्योंकि वो प्यूरिटन थे ना। तो उन्होंने ये भी सजा दी एक तरीके से। तो मैं ये बता रहा हूँ कि धार्मिक बागी लोग थे। ऐसी एक कॉलोनी थी जिसका नाम था जॉर्जिया, जॉर्जिया नाम। तो जॉर्जिया कॉलोनी के अंदर अपराधी लोग बसाए गए थे। जब पता, मतलब वहां से अपराधी आए, और जब यहाँ पे आके देखा ये नदियां, ये पहाड़, और फिर वो शाहरुख खान की तरह यूं हाथ फैलाए खड़े रहे। कुदरत ने भी उनका खुली बाहों से स्वागत किया कि आओ यार मजे लो मेरी वादियों के अंदर। फिर उन अपराधियों ने बोला ये ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। और देखो, जब द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस होती है ना, तो उसका जो अध्यक्ष बनता है भाई साहब, वो तस्कर होता है। और ये बोस्टन टी पार्टी होती है, तो तस्करों को ये लगा कि चाय पे ये कानून बना देंगे, शुगर एक्ट पे ये कानून बना देंगे, तो हम जो तस्करी से सामान लाते हैं वो हमारा कौन खरीदेगा। कानून की ऐसी तैसी, हम कानून नहीं चलने देंगे। तस्कर थे, अपराधी लोगों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, क्योंकि बस्तियां ही ऐसे लोगों की बसी हुई थी ना, ऐसे ऐसे नमूने बसे हुए थे ना। बिल्कुल, तस्कर लोग थे, क्या थे वो। अब शुगर, जो ये शुगर एक्ट पढ़ेंगे और बोस्टन टी पार्टी पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। तो अपने आप में एक दुनिया में एक ऐसा देश बना जहाँ से अलग अलग विचारों के लोग आए, और उन्होंने बसाया। और अलग अलग विचारों की, अलग अलग धर्मों की, अलग अलग नस्लों की उन्होंने कदर की थी। और देखो, एक छोटी सी स्टोरी मानी जाती है कि अगर मान लो कि दुनिया में कोई नारियल का एक जो फ्रूट होता है समुद्र में तैर रहा होता है, अगर वो दुनिया के अलग अलग देश में गया तो लोग जाते ही पहले उसको प्रमाणित कर देंगे कि ये ऐसे है, ये फलानी जाति का है, फलानी धर्म का है, ये वो है, ये वो है। लेकिन अमेरिका क्या करता है, कोई भी रिसोर्स आता है ना, उस रिसोर्स को एक्सेप्ट करता है। बोलता है नहीं, ये काम की चीज़ है, इससे और नारियल बनाएंगे, फिर और नारियल लगाएंगे, फिर और लोगों को खिलाएंगे। तो सबसे अच्छा उदाहरण है कि उनकी जो सिलिकॉन वैली है, उसके अंदर पूरी दुनिया के जबरदस्त जो इंटेलिजेंट ब्रिलियंट माइंड है उनको वो शरण देते हैं। कितने हमारे भारतीय मूल के लोग नासा में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, गूगल में काम करते हैं, ट्विटर में काम करते हैं। उन ब्रिलियंट माइंड को, उन विचारों की वो कदर करते हैं, उन विचारों को वो शरण देते हैं, उन विचारों को वो प्रोत्साहित करते हैं। ये चीजें उन्हें विरासत के तौर पे मिली हुई है कि सभी विचारों को, सभी धर्मों को, सभी नस्लों को आप स्वागत कीजिए। इस तरीके से उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वो एक देश के विकास के अंदर कैसे योगदान दे। कि पूरी दुनिया में ऐसा अनोखा मॉडल कहीं नहीं था। और
हर किसी के विचार को प्रोत्साहित किया जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो आंदोलन लड़ा था, जो लड़ाई लड़ी थी, जो क्रांति लड़ी थी ब्रिटेन के खिलाफ, उसमें यह था कि हम अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखते हैं और हम रखेंगे, और हर आदमी का एक फंडामेंटल राइट होता है और हम लेके रहेंगे। और इस विरासत का उन्होंने अभी तक संरक्षण किया, और उस संरक्षण को वो आगे भी बढ़ा रहे, और उसको कहीं ना कहीं तरीके से उन्होंने दुनिया में पहुंचाया भी है। हाँ, उसके पीछे बहुत सारे विवाद हैं, वो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इतनी सी कहानी मैंने इसलिए बताई है कि ताकि आपको पता चले कि अमेरिकी क्रांति का महत्व क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम इंग्लैंड की विभेदकारी प्रशासनिक व्यवस्था और शोषणकारी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध था। देखो, कोई भी देश में स्वतंत्रता आंदोलन होता है, भारत के अंदर हुआ था, तो भारत ने जो उस समय की ब्रिटेन की आर्थिक शोषणकारी नीतियां थी उसके विरुद्ध किया था। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को आप इस तरीके से पढ़िए कि कैसे उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया, कैसे उन्होंने भारत को बांटा सामाजिक वर्गों में, और कैसे उन्होंने एक नस्लवाद का एक मॉडल लागू किया। अगर आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको कोई भी चीज रटनी नहीं पड़ेगी। और देखो, ब्रिटेन या यूरोप का कोई भी देश हो ना, वो कॉलोनी किस लिए बना रहा है? अपने आर्थिक फायदे के लिए बना रहा है। तो अमेरिका में उन्होंने कॉलोनी बनाई है, तो वो फायदा किसका चाह रहा है? ब्रिटेन का फायदा चाह रहा है। किसका फायदा चाह रहा है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की जो विभेदकारी, जो प्रशासनिक व्यवस्था और शोषणकारी जो आर्थिक नीतियां थी, उनके विरुद्ध ये क्या था? विरोध था, विद्रोह प्रदर्शन था, विद्रोह था। अमेरिका में इस समय कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। उत्तरी अमेरिका पर फ्रांसीसी, मतलब जो उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी साइड है ना, वहां पे फ्रांसीसी लोग थे, और दक्षिण अमेरिका पर, जो उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी हिस्सा है, उस पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों का प्रभाव था। ठीक है, और हम ये पढ़ते भी है कि जब सप्तवर्षीय युद्ध होते हैं 1763 में, वो सप्तवर्षीय युद्ध के बाद ब्रिटेन उस जंग को जीत लेता है और फ्रांसीसी वहां से चले जाते हैं। और इसने भी अमेरिकी क्रांति के अंदर एक बड़ा योगदान दिया था। क्या दिया था, हम पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य इन सभी उपनिवेशों पर इंग्लैंड का प्रभाव हो गया था। क्रांति के कारण क्या थे? वास्तव में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम ग्रेट ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों के बीच में क्या था? आर्थिक हितों का संघर्ष था। आर्थिक हितों का क्या था? संघर्ष था। मैं कह रहा हूं ना कि जब भी आप उपनिवेशवाद को या साम्राज्यवाद को पढ़ो, तो आप सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है ना, वो ये पढ़ो कि कैसे उन्होंने आर्थिक शोषण किया था, कैसे उन्होंने जो कॉलोनी थी वहां के आर्थिक संसाधनों को लेकर अपने देश को अमीर बनाया था। कैसे ब्रिटेन अमीर बना, कैसे पुर्तगाल अमीर बना, कैसे जर्मनी अमीर बना था। इन चीजों का हमें अध्ययन करना चाहिए। तो यही था कि जो अपार अकूत प्राकृतिक संपदा उत्तरी अमेरिका के पास थी, उस संपदा का इन्होंने शोषण किया था। ठीक है, एक बात यह थी कि मान लो मैं आज कहीं जाके दूसरे देश में बस जाऊं, तो मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा भारत के प्रति रहेगा। फिर मैं मेरी आने वाली पीढ़ी को कहूंगा, मैं भारत का था, हम गांव में ये करते थे, हम शहर में ये करते थे, हम यूनिवर्सिटी में ये करते थे, कॉलेज में ये करते थे। तो उसका भी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। लेकिन उसकी जो पीढ़ी आएगी ना आगे वाले, मतलब मेरा जो पोता होगा, उसका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा। तो यूरोप के जो लोग आके अमेरिका में बसे थे, उनको पहले पहले तो एक सॉफ्ट कॉर्नर था यूरोप के प्रति, दूसरे को थोड़ा सा था। तीसरी जब पीढ़ी आई ना, जो जनरेशन गैप बना, उस जनरेशन गैप में कोई इंग्लैंड के प्रति कोई सिंपैथी नहीं थी उनकी। मतलब ऐसे करे, मेरे को क्या मतलब है यार हमारे देश में ये जो, क्योंकि उनका देश अब क्या हो गया था? उत्तरी अमेरिका हो गया था। उनको अपने मूल देश से कोई मतलब नहीं रहा था, तो उनको कोई सिंपैथी नहीं थी, क्योंकि जनरेशन गैप था ना, वो जनरेशन गैप इतना बड़ा हो गया। अब समझ रहे हो ना, 3 पीढ़ियों के उदाहरण से कितना बड़ा फर्क हो जाता है। और फिर उन्होंने उसको ही देश समझ लिया, तो उपनिवेशों में राष्ट्रवादी विचारधारा का क्या हो गया? संचार हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध के तहत क्या हुआ कि पहले उनको डर रहता था कि अगर मान लो हम इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह कर देंगे, तो ये फ्रांस वाले ना, ये अंदर आ जाएंगे कॉलोनियों के। अब क्या हुआ, फ्रांस जब यहाँ से निकल गया, तो इनको लगा अब विरोध प्रदर्शन कर दें, क्योंकि अब फ्रांस अंदर नहीं आ सकता। तो इन कॉलोनियों ने मिलकर क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। सप्तवर्षीय युद्ध भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण था। उपनिवेशों के लिए 1756 से 63 के मध्य इंग्लैंड व फ्रांस के बीच युद्ध हुआ, जिससे इंग्लैंड ने फ्रांस से सारे उपनिवेश छीन लिए। इंग्लैंड ने कनाडा पर कब्जा कर लिया, जिससे अमेरिका में उत्तर से फ्रांसीसी खतरा क्या हो गया? कम हो गया, ये बंद हो गया। फ्रांसीसी खतरा बंद हो गया। अब कॉलोनी के लोगों को ये लगेगा, भाई साहब अब इंग्लैंड के ये जो सेनापति है ना, इनके खिलाफ लठ हो जाएंगे और इनको निकालेंगे। फ्रांस भी गया और इनको भी निकाल देंगे। अपना देश, अपना राज, और अपन के तरीके से राज होगा फिर यहाँ पे। ये उनकी
उनके लिए सप्तवर्षीय युद्ध के बाद में परिस्थितियां बनी। उन परिस्थितियों के बाद में उनके विचार ये थे कि अब हम अपने तरीके से क्या करेंगे, राज करेंगे। ठीक है। इंग्लैंड ने इन उपनिवेशों से उन्हें फ्रांस से स्वतंत्र कराने का खर्चा मांगा, ये कोई मतलब की बात नहीं। खैर आगे बढ़ते। आर्थिक शोषण। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद पढ़ो, भाई साहब जिस जगह हमने कॉलोनी बनाई उस कॉलोनी का हम खून पिएंगे, उसका आर्थिक शोषण करेंगे, हम अपने तरीके से आर्थिक नीतियां बनाएंगे। और यही मूल जड़ थी। और यही बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन हत्याकांड होता है ना, उसके पीछे यही रीजन होता है। देखिए समझिए, इंग्लैंडों ने उपनिवेशों पर ऐसे नियम लगाए जिससे इंग्लैंड के उद्योगों को क्या मिलता था, अधिक लाभ मिलता था। जैसे भारत में बनाया था उन्होंने, और भारत के सूती वस्त्र उद्योग की कमर टूट गई और इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग को फायदा हुआ था। यही सेम चीजें यहाँ करेंगे। अमेरिका से उन्हीं वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिबंध कर दिया। भाई साहब आप नहीं बेचोगे, हम यूरोप वाले या इंग्लैंड वाले बेचेंगे। आप वाले बेचोगे तो फिर हमारे वाले उद्योग धंधे क्या करेंगे। टोपियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका में लोहे के कारखाने खोलने पर प्रतिबंध कर दिए, क्योंकि ये लोहा का उत्पादन करेंगे तो दुनिया लोहा इनसे खरीदेगी, हम क्या करेंगे। समझ रहे हो आप बात। 1764 में सरकरा अधिनियम, शुगर एक्ट लगाया गया। और भाई साहब यहाँ से शुरू होती है, जड़ होती है ना, वो यहाँ से शुरू होती है, जिसके तहत अमेरिका ब्रिटिश वेस्ट इंडीज से ही शक्कर एवं सीरा खरीद सकता है। और भाई साहब ये शक्कर और सीरा खरीद के जोरदार रम बनाते थे। सर्दी रहती थी, रम पीते थे, मजे आते थे। अब भाई साहब रम नहीं बना पाए, बर्दाश्त से बाहर है ये बात, ना काबिले बर्दाश्त है। आप हमें रम नहीं बनाने दे रहे हो और आप हमें बता रहे हो कि रम के लिए कहाँ से चीजें खरीद के लाएंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना काबिले बर्दाश्त। रम के बिना हम कैसे जिए जाएंगे, हमारी तो जिंदगी रम 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 करके निकल रही है और आप हमें रम बनाने से रोक रहे हो। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन शुगर एक्ट था ना, उसमें यह बोला गया कि शुगर है ना, वो आप अमेरिकी ब्रिटिश वेस्ट इंडीज से ही खरीदोगे और किसी से नहीं खरीदोगे। अब मैंने कहा था कि यहां पर बहुत सारे तस्करों की चलती थी। अब ये तस्कर क्या करते थे कि जो आसपास कोई डच उपनिवेश बना हुआ है या कोई फ्रेंच उपनिवेश बना हुआ है, वहां से ये गैर कानूनी तरीके से शुगर खरीद के ले आते थे। अब इनको पाबंद कर दिया कि भाई साहब आप शुगर वहां से खरीद के लाओगे, मतलब वही बात है कि टैक्स लगेगा, कागज की फॉर्मेलिटी है, ये वो है। नहीं, वो तो आजाद लोग थे ना। और हुआ क्या था कि अटलांटिक ओशियन बीच में आ गया। उस समय इतना मतलब ये नहीं था कि तुरंत 2 घंटे में जाके पहुंच गया। एक जहाज चलता था, फिर वो जहाज आता था, और फिर बहुत बड़ा इलाका था, तो ये तो था नहीं कि जहाज उतरते ही वहां पे पहुंच गया। फिर दूसरी जगह भी बैलगाड़ियां लेके जाना पड़ता था, टाइम बहुत लगता था। एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल गैप था। हर आदमी, कुदरत इतनी बड़ी थी, इतने बड़े प्राकृतिक संसाधन थे, हर आदमी बोले यार मेरी एक दो नदियों के बीच में मेरी एक अकेले की वादी होनी चाहिए। और होती थी, क्योंकि इतना बड़ा नेचुरल रिसोर्स था वहां पे। अब वो लोग फ्रीडम एंजॉय करते थे अपनी, और अपने तरीके से काम करते थे। अब उनको पता नहीं था लंदन में कौन सा कानून बन रहा है, ऐसी तैसी कराए कोई कानून बनाए, हम अपने तरीके से जिएंगे। हालांकि वहाँ कानून बनते थे, लेकिन लोग यहाँ पे फ्रीडम एंजॉय करते थे। अब मैंने जो फ्रीडम एंजॉय की, उसी फ्रीडम को मेरे आने वाली पीढ़ी ने एंजॉय की, और फिर उसी आने वाली पीढ़ी ने फिर वही फ्रीडम एंजॉय की, और फिर उस तीसरी पीढ़ी को ये बताते हैं कि भाई साहब हमने 100 साल पहले कानून बनाया था कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो। ऐसी तैसी कराए तेरा कानून, मेरे बाप ने ऐसे किया, मेरे दादा ने ऐसे किया, मैं ही ऐसे करूंगा। ये था, उन्होंने फ्रीडम एंजॉय बहुत जबरदस्त की थी। अब भाई साहब ये डच उपनिवेश से, फ्रेंच उपनिवेश से ये शुगर खरीद के लाते थे और बढ़िया रम बनाते थे। और अब इनको आप ज्ञान दे रहे हो कि आप यहाँ से शुगर खरीद के लाओगे तभी आप रम बनाओगे। बोले ऐसे सीख रहे, रम तो हम बनाएंगे यहीं से लाके, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे हम। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि तुम जो भी कानून बनाओगे, तुम जो भी एक्ट बनाओगे, हम उसका पालन नहीं करेंगे, और हम उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और अंत में ये विरोध इतना बढ़ जाता है साथियों कि विरोध के नाम पर विरोध होने लगता है। तो बोस्टन टी पार्टी होती है ना, तो आपको आश्चर्य होगा कि कॉलोनी के लोगों को चाय सस्ती मिल रही थी, लेकिन ये बोले नहीं चाय सस्ती मतलब ये चाय सस्ती के बहाने है ना, ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम कोई भी कानून बना सकते हैं। आज ये चाय सस्ती का बना के हमारे ऊपर कानून थोप रहे हैं, और धीरे धीरे फिर ये कानूनों के माध्यम से राज कर लेंगे। चाय सस्ती नहीं पियेंगे, चाय की पेटियां उठा के फेंक दी। विरोध के नाम पे विरोध होने लग गया। मतलब उनके हित के लिए भी कानून बनता तो ही बोला इन्होंने बनाया, नहीं मानेंगे। पहले तो वो बोलते हैं कि आप है ना ब्रिटेन में बैठे बैठे हमारे लिए आंतरिक कानून नहीं बना सकते। फिर उन्होंने बोला चलो आंतरिक
टैक्स नहीं मान रहे हो तो हम बाहरी लगा दे। बोले बाहरी नहीं मानेंगे। और बाहरी में भी अगर उन्होंने कुछ जनता के हित के लिए बना दिया तो भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी फ्रीडम एंजॉय कर ली थी। बोला कानूनों के माध्यम से तो ये हमारे ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, नहीं मानेंगे इनकी बात। ठीक है। मुद्रा अधिनियम, उपनिवेशों के द्वारा अपनी मुद्रा छापने पर प्रतिबंध लगाया गया। उपनिवेशों के द्वारा अपनी मुद्रा छापने पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया कि भाई साहब इंग्लैंड में जो मुद्रा छपी है ना, उस मुद्रा को आप अपनाओगे, दूसरी मुद्रा को नहीं अपनाओगे आप। उस पर क्या लगा दिया इन्होंने? प्रतिबंध लगा दिया। नौ संचालन अधिनियम, नेविगेशन एक्ट, हालांकि ये बहुत पहले बनाया था, लेकिन बाद में पता चला ब्रिटेन वालों को कि भाई साहब हमने एक ऐसा कानून बनाया था और हम इस कानून को क्या कर रहे हैं, अब लागू कर रहे हैं। यार ये तुम्हारा माइक है ना, कान दर्द करने लग जाता है। 1651 में इन्होंने नेविगेशन एक्ट बनाया कि क्या बनाया? अमेरिका के सभी माल को आयात निर्यात के लिए इंग्लैंड के जहाजों से ही होगा, जिसमें इंग्लैंड के पोत निर्माण उद्योग का क्या होगा? विकास होगा। इंग्लैंड के जहाज इस्तेमाल करोगे, बना दिया। लेकिन भाई साहब उनके पास इतने नेचुरल रिसोर्स थे, खुद लक्कड़ लाए, लोह लाए, ला लू के उन्होंने अपना जहाज बना लिया। ब्रिटेन क्यों बनाए? हम अपना बना लेंगे। और अपने से ही वो तस्करी करते थे, अपने से ही काम चलाते थे। अब 1651 में बनाया था और फिर 1751 में बोले भाई साहब हमने एक नेविगेशन एक्ट बनाया था, आप जहाज नहीं बना सकते। बोले क्या बात कर रहे हैं, मेरे बाप ने बनाया, मेरे दादा ने बनाया, ज्ञान दे रहा है क्या तुम? बनाएंगे हम। तो कानून बने थे लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं था, और बाद में आप 3 पीढ़ी बाद में जाके उनका क्रियान्वयन कर रहे हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि ग्रीन विलेन है ना, जो लेटर आ रहे थे यूएसए से, क्योंकि कॉलोनी पे राज तो कर ही थे ना, तो लोगों ने जो लेटर उनके एक्सचेंज होते थे उसको जब उन्होंने खोल के पढ़ा, बोले यार हम कॉलोनी पे राज कर रहे हैं, 100 रुपये लगा रहे हैं और बेनिफिट नहीं हो रहा, 50 रुपये, तो फिर हम किस लिए राज कर रहे हैं? तो फिर क्या करो, टैक्स लगाओ, तो हमारी ये घाटे की भरपाई करो। तो क्या करो, नए नियम बनाओ। अब जो ही टैक्स लगाए, जो ही नए नियम बनाए, कानून बनाए, अमेरिका वाले बोले ऐसी तैसी तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम अपने तरीके से जिएंगे। क्या मतलब है? हमने, मेरे बाप दादा भी ऐसे जिया है, तुम ज्यादा बता रहे हो, ज्ञान दे रहे हो हमें। हम अपने तरीके से रम बनाएंगे, हम अपने तरीके से एंजॉय करेंगे, आप रोकने वाले कौन होते हो? ये अमेरिकन नेस थी। ठीक है। यूरोप से अमेरिकी उपनिवेशों को निर्यात किया जाने वाला कच्चा माल पहले इंग्लैंड लाया जाएगा। यूरोप से अमेरिकी उपनिवेशों को निर्यात जो भी चीजें की जाएगी वो पहले कहाँ पे आएगा? इंग्लैंड आएगा। फिर हमको टैक्स वैक्स लगाएंगे। बोले क्यों? इससे ज्यादा हम यूरोप से खुद खरीद के ले आए, हम खुद जाके अटलांटिक महासागर में उतर के हम स्पेन से हम ले आए, पुर्तगाल से हम ले आए। तुम कौन होते हो? फ्रांस से हम ले आए। तुम बीच में टांग अड़ाने वाले कौन होते हो? नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। और फिर इनको ऐसे ऐसे विद्वान मिले, पैट्रिक हेनरी मिला, बेंजामिन फ्रैंकलिन मिला, थॉमस पेन मिला, सैमुअल एडम्स मिला, और भाई साहब जब वो खड़े होकर भाषण देते थे जनता खुश हो जाती थी। और बागी लोग थे, बागी जनता थी और भाषण देते थे। टॉमस पेन बोला ये छोटा सी कॉलोनी बनी हुई है ब्रिटेन के अटलांटिक ओशियन के अंदर, और ये कितने बड़े महाद्वीप पे राज करेगी, मर गएगा तुम? क्या दुनिया इस बड़े महाद्वीप के ऊपर एक छोटा सा द्वीप, बताओ कैसे राज कर सकती है? जनता बोली नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बताओ क्या करेंगे? बोले लड़ाई करेंगे। तो चलो शुरू हो जाओ। पैट्रिक हेनरी बोला कि देखो या तो तुम मुझे आज़ादी दे दो या मुझे गोली मार दो। चाहे जनता बोली चाहे मुझे गोली मार दो, लड़ने के लिए हम तैयार है। तो लड़ाई शुरू हो गई। सैमुअल एडम्स नाम का आदमी था। हाँ दादा, नो रही हूँ दादा। हाँ मिल जाऊंगा। हाँ जानकारी में है। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, फ़ोन आ गया कोई घर से, दादाजी का। तो ये था कि यूरोप से अमेरिकी उपनिवेशों को निर्यात किए जाने वाला जो कच्चा माल था वो पहले इंग्लैंड लाया जाएगा। हाँ, बात चल रही थी पैट्रिक हेनरी की। तो पैट्रिक हेनरी बोला या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या क्या दे दो, गोली मार दो चाहे मुझे। जनता बोली ऐसे कैसे गोली खाओगे तुम नेताजी, तुम गोली नहीं खाओगे, हम खाएंगे तुम्हारे लिए। कहते चलो शुरू हो जाओ, लड़ाई लड़ो इंग्लैंड के खिलाफ। तो टॉमस पेन ने भी कहा वो कि एक द्वीप है ना, वो एक महाद्वीप पे शासन नहीं कर सकता। पैट्रिक हेनरी ने बोला या तो मुझे आजादी दे दो या मुझे गोली मार दो। सैमुअल एडम्स आता है, बोले भाई साहब क्या कर रहे हो, जनसंख्या पैदा कर रहे हो क्या? आदमी पैदा करो, आदमी। और जो इन कानूनों का विरोध करे, अगर जिंदा हो तो इनका विरोध करो, अगर जिंदा कौम हो तो इनका विरोध करो। वरना तो क्या है, फिर तुम जनसंख्या वृद्धि पैदा कर रहे हो, आज तुम 5 पैदा कर लो, फिर 5 पैदा हो जाएंगे, फिर 10 पैदा हो जाएंगे, एक गांव खड़ा हो जाएगा। ऐसे गांव वालों का क्या करेंगे?
दम होना चाहिए। बाकी लोग थे भाई सब खून उबलता था इनका, और ये लोगों का और खून उबाल देते थे, और वो लोग मिल मिला के बोले इंग्लैंड की तेरी ऐसी तैसी, वापिस भेज देंगे इनको वहां पे अटलांटिक महासागर पार करा के। ज्यादा हेन देन कर रहे हैं ये। आगे पढ़ते हैं सिलसिलेवार तरीके से और क्या क्या चीजें होती है। जोस तृतीय की नीति। जोस तृतीय इंग्लैंड का शासक था जो कि उपनिवेशों को अपनी निजी संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी समझता था, और इसकी नीतियों को लागू करने में ग्रीनविले ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ग्रीनविले ने इंग्लैंड और अमेरिका के आर्थिक संबंधों को नए आयाम देने के लिए एक योजना प्रस्तुत की। मैंने क्या कहा, ग्रीनविले ने लेटर पढ़ा, बोला भाई साहब 100 रुपए लगते हैं राजा साहब, जोश तृतीय साहब 100 रुपए लगते हैं, 50 रुपए का फायदा होता है, ये 50 रुपए का घाटा हो रहा है। 100 लगाए 50 कमाए तो 50 तो लग गए, क्या मतलब हुआ। और इसीलिए कहा जाता है कि ग्रीनविले ने जैसे ही अमेरिका से आने वाली डाक पढ़नी शुरू की उसने अमेरिका को खो दी। तो बोले अब क्या करें, तो बोले टैक्स ठोको। जहाज राजनीतिक कानून जो 1651 में बना था उसको सख्ती से लागू कर तस्करी को रोका जाए। और इसीलिए भाई साहब जॉन हैंकॉक जैसे तस्कर थे ना, वो द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में बोलते हैं हम बताएंगे तुम्हें अंग्रेजों, हम बताएंगे तुम्हें, हम बताएंगे तुम्हें। तो तस्करी को रोकने के लिए इन्होंने किया। तो बोले भाई साहब ये तस्कर लोग ही ज्यादातर थे जो बोस्टन टी पार्टी में जिन्होंने चाय की पेटियां उठा के समुद्र में फेंक दी। उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष कर लगाए जाए, प्राप्त राजस्व से अमेरिका में एक बड़ी स्थायी सेना रखी जाए। प्रत्यक्ष कर लगाओ और अमेरिका में सेना रखो। किस पे लिए, अमेरिका के लिए। अमेरिका के लोग बोले अच्छा हमारा ही टैक्स, हमारी पैसे, हमारी कमाई, और सेना बनाओगे तुम, और वो ही सेना हमारे तड़े मारेगी, लठ मारेगी, गोलियां चलाएगी। बर्दाश्त नहीं करेगा अपन, बर्दाश्त नहीं करेगा अपन, क्रांति करेगा। इसीलिए ग्रीनविले की जो ये नीतियां थी उन्होंने अमेरिका की जनता को प्रोवोक कर दिया, एक तरीके उकसा दिया। कैसे उकसाया, ग्रीनविले ने 4 अधिनियम प्रस्तावित किए। सुगर एक्ट, मालीसेस एक्ट था 1764 में, इंग्लैंड के अधिकार वाले वेस्ट इंडीज के अतिरिक्त अन्य देशों से आने वाली विदेशी रम, शक्कर का आयात क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। नहीं, मैंने ये पहले बताया था, अब रम बंद कर रहे हो हमारी, हम बताते हैं। तो स्टाम्प एक्ट बनाया। स्टाम्प एक्ट क्या भाई साहब, कोई भी काम करो सरकारी और अदालती दस्तावेजों पर स्टाम्प का प्रयोग प्रारंभ किया गया। इसे सभी न्यायिक और गैर न्यायिक करारनामों, समाचार पत्रों, विज्ञापनों आदि के लिए अनिवार्य बना दिया गया। लेकिन इसमें यह बोला कि इससे आय जो प्राप्त आय है ना उसको उपनिवेशों में ही खर्च करेंगे। जो पहले ये था ना कि भाई साहब सेना प्रत्यक्ष कर लगाओ और उससे जो कमाई होती है उससे सेना बढ़ाओ और उस सेना को अमेरिका में नियुक्त करो। तो जनता बोली अच्छा हमारी कमाई और उसी कमाई से हमारे ऊपर तड़े चलाओगे, लठ चलाओगे और गोलियां चलाओगे। तो फिर अमेरिका वाले बोले नहीं नहीं, ब्रिटेन वाले बोले नहीं नहीं भाई जी समझो समझो, स्टाम्प एक्ट बनावागा नहीं, बिम जो कमाई होगी बात थार खातर है। अमेरिका के लोग तो अमेरिका के लोग बोले नहीं नहीं रहने दो, भलाई करना कोई जरूरत को नहीं, कहता चैपे चैपे नहीं, हम अपने हिसाब से अपना चलाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी बहुत सारी पीढ़ियां पहले फ्रीडम एंजॉय करके आ चुकी है और उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई साहब आप लंदन में क्या कानून बना रहे हो। और अब ये ग्रीनविले ये चाह रहा है हम कानून बना के सख्ती से लागू करेंगे, और यहीं से जड़ क्या होती है, स्टार्ट होती है। इसीलिए मैंने कहा शुगर एक्ट से मामला क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं। स्टाम्प एक्ट का विरोध सर्वप्रथम वर्जीनिया के पैट्रिक हेनरी ने कहा या तो मुझे आजादी दे दो या मुझे गोली मार दो। इसके बाद मैसाचुसेट्स में सैमुअल एडम्स ने विरोध किया। और ये मैसाचुसेट्स कौन सी इलाका है, वो इलाका है जो मैंने बताया था यहाँ पे प्यूरिटन रहते थे और जिनका जॉन वाइट नाम का एक पादरी था। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्यूरिटन नाम के धार्मिक बागी लोग रहते थे। और भाई साहब बोले हमने यूरोप में जब तुम्हारा विद्रोह किया था तो तुम अटलांटिक महासागर के पार हमारे लिए क्या कर लोगे। भाई साहब क्लास में हो गूगल कर, क्लास में हो भाई जी हैं। तो मैंने कहा था यहाँ पे प्यूरिटन लोग रहते थे। ये प्यूरिटन लोग क्या बोले, भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, हैं? हम यूरोप में तुमसे नहीं डर रहे थे तो अब अटलांटिक महासागर के पार करने के बाद इस महाद्वीप में आप हमें बताओगे क्या। मैंने कहा था कि साहसी उत्साही बागी लोग रह रहे थे। ऐसे बागी लोग जो धर्म से नहीं डरते थे, जो किसी आर्थिक सिद्धांत से नहीं डरते थे, जो किसी राजतंत्र से नहीं डरते थे, ऐसे ऐसे लोग थे यहाँ पे, ऐसे ऐसे नमूने थे। और बोस्टन स्टाम्प विद्रोही का केंद्र बन गया था और लोगों ने नया नारा दिया बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। और इसी स्टाम्प एक्ट के विरुद्ध पहली बार 9 कॉलोनियां इकट्ठी हुई और यही 9 कॉलोनियां आगे जाकर
फिर हम पढ़ते हैं प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस और द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। मतलब इस स्टाम्प एक्ट के विरुद्ध में इन्होंने पहली बार आपस में मिलकर एक साझा आंदोलन और साझा लड़ाई लड़ने का काम क्या कर दिया था, शुरू कर दिया। यही बात समझ में। 1767 ईस्वी में रोकिंगम सरकार द्वारा स्टाम्प एक्ट क्या ले लिया गया, वापस ले लिया गया, क्योंकि इतना विरोध हुआ तो रोकिंगम को ये लगा कि यार बंद करो। लेकिन उसके बाद रोकिंगम के बाद भाई साहब टाउनशेड आता है, वो बोला चलो कोई बात नहीं। टाउनशेड बोला कि ये है कि ये कह रहे हैं कि हम ये आंतरिक कर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम बाहरी कर लगा देते। चार्ल्स टाउनशेड विलियम पिट की सरकार में अर्थ मंत्री था। उसने देखा कि अमेरिकी आंतरिक करों का विरोध करते थे परंतु बाहरी कर उन्हें स्वीकार्य थे। अतः उसने 1767 ईस्वी में 5 वस्तुओं पर, मतलब 5 वस्तु ऐसे बना लो, गर्म चाय की प्याली हो, ये गर्म चाय की प्याली है, तो कांच की प्याली है, इसके ऊपर कोई रंग लगा हुआ है और इसके अंदर चाय है, और इसको खरीदने के लिए या तो कुछ सिक्के लगेंगे या कोई कागज की मुद्रा लगेगी। तो भाई साहब 5 चीजें हैं, इन पर हम टैक्स लगाएंगे, कागज, शीशा, चाय, सिक्का धातु और रंग पर आयात कर लागू कर दिया। अब क्या हुआ, 5 मार्च 1770 ईस्वी को अंग्रेज सिपाहियों में बोस्टन वासियों में टक्कर होगी, जिससे 5 बोस्टन निवासी मारे गए और इसे बोस्टन हत्याकांड कहा गया। ये बोस्टन कहाँ पे, वही मैसाचुसेट्स में, वही प्यूरिटन लोग हैं, बोले है ऐसी तैसी लड़ेंगे ब्रिटेन वालों से, लड़ाई हुई, गोलियां चल गई, 5 लोग मारे गए। अब क्या हुआ कि ये पहली बार हो गया कि लोग आमने सामने हो गए, और जो ग्रीनविले ने प्रयास किया था टैक्स के माध्यम से एक तरीके से अपने आर्थिक घाटे को पूरा करने के लिए, या फिर ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश थी, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जनता ने क्या कर दिया था, विद्रोह शुरू कर। ठीक है, तो ग्रीनविले आया, ग्रीनविले के बाद रोकिंगम आया, रोकिंगम के बाद में टाउनशेड आया। क्वार्टिंग अधिनियम बना कि ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिक अधिकारियों के क्वार्टर की व्यवस्था अमेरिका के उपनिवेश करेंगे। सैनिक कहीं रहेंगे तो उनके रहने की और खाने की व्यवस्था है वो वहां के लोग करेंगे। बोले अच्छा, सेना आपकी, खर्चा हमारा, हम लठ खाए, हम गोलियां खाए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उपनिवेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे अंग्रेज न्यायाधीश के द्वारा ही सुने जाएंगे। उपनिवेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे अंग्रेज न्यायाधीश के द्वारा ही सुने जाएंगे। ये जो इलवर्ट विल पढ़ते हैं ना, ऐसा ही कुछ था। तो वो बोले अच्छा हम क्या योग्य नहीं है, सिर्फ अंग्रेज न्यायाधीश ज्यादा योग्य है, हम नहीं है, हमारे अंदर प्रतिभा नहीं है, इसका विरोध कर दिया। जॉन डिकेंसन नाम का आदमी था पेंसिल्वेनिया का, उसने इन अधिनियमों के विरुद्ध में पेंसिल्वेनिया के एक किसान के पत्र नाम से एक पत्र जारी किया था। ठीक है, मतलब उसने अपनी बात रखी थी कि भाई साहब ये आपके नियम कायदे ना, ये हमें क्या है, मंजूर नहीं है। बोस्टन चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी। इंग्लैंड की नॉर्थ सरकार ने चाय के अलावा सभी करों को समाप्त कर दिया, किंतु अमेरिकी वासी इस कर से भी नाराज थे। हालांकि चाय सस्ती मिल रही थी, लेकिन ये बोले भाई साहब ये जो चाय सस्ती ला रहे हैं ना, इस चाय सस्ती के माध्यम से ये आपको तो राजी कर रहे हैं, लेकिन ये अपने कानूनों को लागू कर रहे हैं। तो हमें ऐसी सस्ती चाय नहीं चाहिए, क्योंकि इस सस्ती चाय के बहाने ये अपने कानूनों को थोप रहे हैं, लागू कर रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, 16 दिसंबर 1773 को मैसाचुसेट्स के, ये फिर मैसाचुसेट्स आ गया प्यूरिटन वालों का, बंदरगाह बोस्टन में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुलियों का वेश बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर चढ़ गए और चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी का जाता। भाई साहब वो चाय हमारे वाली थी, ईस्ट इंडिया पर कंपनी लेके गई थी भारत से। ठीक है, भारत की चाय थी जिसको उन्होंने चाय की पेटियों का फेंक दिया था, समुद्र में फेंक दिया। अब भाई साहब क्या हुआ, इंग्लैंड इस घटना के बाद में भयंकर गुस्से में आ गया और उसने एक इनटॉलरेंट एक्ट बनाया कि भाई साहब ये तुम्हारी घटियापंथी है ना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भाई साहब इन्होंने गजब के प्रतिबंध लगा दिए, और पहले ये बागी लोग थे और इनको प्रतिबंध लगा के और ज्यादा छेड़ लिया। और अब फिर ये बोले कि अब हम इकट्ठा होंगे, और फिर शुरू होती है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। और प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के बाद एक घटना होती है लैंगस्टन घटना, उसमें फिर कुछ अमेरिकी लोग मारे जाते हैं। हालांकि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में तो ये लोग ये बोले थे कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा खुद का स्वशासन हो,
लेकिन जब लेक्सिंगटन की घटना हो जाती है तो द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के अंदर जब सभी कॉलोनियां इकट्ठी होती है तब बोलते हैं कि अब हम अपने तरीके से राज करेंगे, हम अपने तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और फिर ये जॉर्ज वॉशिंगटन को सेनापति बनाते हैं और जॉर्ज वॉशिंगटन फिर अनेक लड़ाइयां लड़ता है, बंकर हिल की, ट्रेंटन की, प्रिंसटन की, आपके सारागोटा की, यारक टाउन की। और फिर यारक टाउन की लड़ाई होती है और उसके बाद लगभग अंग्रेज लोग होता है वो आत्मसमर्पण कर देते हैं और वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी क्रांति की जीत होती है। और उस समय ब्रिटेन का एक आदमी था कार्नवालिस, वो वहां पे हार जाता है और फिर भाई साहब यही कार्नवालिस हमारे आता है और कार्नवालिस कोड बनाता है और फिर वो बताता है कि देखो अमेरिका में हमारी हार इसलिए हुई थी कि हमने कानून तो बनाए थे लेकिन उनको क्रियान्वित करने का हमारे पास मॉडल नहीं था। और तब कार्नवालिस भारत में आकर और भारत के अंदर एक ब्यूरोक्रेसी का ऐसा ऐसा स्टील फ्रेम बनाता है, पुलिस का ऐसा एक स्टील फ्रेम बनाता है कि भारत के लोगों को इसके अंदर अंदर रहना है। और वही ब्यूरोक्रेसी का और पुलिस का स्टील फ्रेम कहीं ना कहीं आज भी भारत के अंदर क्या है, विद्यमान। तो साथियों वो बात हम आगे वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।
हाँ जी, नमस्ते सभी को, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम अमेरिकी क्रांति के बारे में बात कर रहे थे, विश्व इतिहास सिलेबस के अंदर। तो पिछले वीडियो में हमने अमेरिकी क्रांति के अंदर ये बात कर लिया था कि अमेरिकी क्रांति की जो घटना घटित हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था। तो हमने एक लाइन इस्तेमाल की थी कि जो आर्थिक, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे वो कॉलोनी के और वो जो ब्रिटेन के थे वो अलग अलग थे, और वो कॉलोनी का आर्थिक शोषण कर रहे थे ब्रिटेन के हित के लिए। दूसरी बात हमने ये की थी कि उनके अंदर एक फ्रीडम का एक सेंस था, वो फ्रीडम को पहले से एंजॉय कर रहे थे, और ब्रिटेन के जो बने हुए कानून थे वो क्रियान्वित नहीं हो रहे थे, क्योंकि यातायात और संचार के साधनों की कमी के कारण उस वक्त तो अटलांटिक महासागर को पार करके जाना पड़ता था। दूसरी बात ये थी साथियों कि जो मैंने कहा था कि समाज फ्रीडम एंजॉय कर रहा था, तो उसका जो एक जनरेशन गैप आ गया था यूरोप के साथ। जनरेशन गैप आने के कारण वहाँ के लोग थे एक भावनात्मक लगाव महसूस नहीं कर पा रहे थे यूरोप के साथ, और उन्होंने अमेरिका की धरती को ही अपनी धरती मान लिया था, और वहाँ पे एक अपना उन्होंने अमेरिकन नेस या अमेरिकन नेशनलिज्म था वो डेवलप कर लिया था। और फिर जब ग्रीन विले की सरकार आती है और उसको ये लगता है कि भाई साहब, हम तो जो अमेरिका पे राज कर रहे हैं उसमें हमारा खर्चा ज़्यादा आ रहा है, लाभ कम हो रहा है, तो वो टैक्स लगा के नए नियम बना के ये चाहता था कि हम अमेरिका पे कंट्रोल करें। लेकिन जैसे ये शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट शुरू होते हैं, तो अमेरिका की जो लोकल पॉपुलेशन है वो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती है, बगावत शुरू कर देती है। अब था ये कि राजनीतिक सिस्टम ऐसा था वहाँ पे कि ऊपर ब्रिटेन में बैठे लोग कानून बना रहे हैं कि आप ऐसे चलाओगे, और जबकि वहाँ पे लोग अपने चुने हुए, आपके हिसाब से जो 13 कॉलोनियाँ थी, वो अपने चुने हुए लोगों को रखते थे और वो वहाँ के नियम कायदे और प्रशासन चलाने की कोशिश करते थे। अब वो अपने हिसाब से चला रहे हैं और ऊपर से वो नए नए कानून बना के ला रहे हैं। तो नए कानून किसके लिए बना के ला रहे हैं? टैक्स, टैक्स लगा रहे हैं। अब क्या हुआ कि वो टैक्स किस लिए लगा रहे हो आप? हमारा कोई आदमी, कोई जनप्रतिनिधि, कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी नेता है, वो हमारा लंदन में नहीं बैठा है, और फिर भी आप हम पे टैक्स लगा रहे हो। तो फिर नारा आया, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जेम्स ओटिस ने ये नारा दिया कि आपने बिना रिप्रेजेंटेशन के हमारे ऊपर टैक्स कैसे लगा दिया, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, तो आप हम पे कर नहीं लगा सकते। तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में उन्होंने आंतरिक कर लगाए, तो बोले विरोध कर दिया, तो ब्रिटेन की सरकार ये बोली कि चलो, आपको आंतरिक करों से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बाहरी कर तो लगा सकते हैं। तो फिर उन्होंने बाहरी कर लगाने शुरू कर। कुल मिला के बात ये थी कि लंदन में बैठी सरकार अमेरिका को अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही थी, और वो लोग ये बोल रहे थे कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे है नहीं, तो आप कैसे कर रहे हो, कैसे टैक्स लगा रहे हो, कैसे आप हमें अपने कानूनों के माध्यम से हमें संचालित करने की या प्रशासित करने की कोशिश कर। तो ये मुख्य जो टकराव का बिंदु था वो ये था। फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती है। मैंने आपको बताया था कि पहले शुगर एक्ट आता है, उसका विरोध होता है, फिर स्टाम्प एक्ट आता है, और स्टाम्प एक्ट के विरुद्ध तो नो कॉलोनी है वो इकट्ठी होके एक प्रस्ताव पारित करती है। फिर उसके बाद क्वार्टरिंग एक्ट था, अलग अलग एक्ट थे। फिर रोकिंगम की सरकार आती है, वो उनको वापस ले लेती है। फिर टाउन सेंट की योजना आती है, वो 5 वस्तुओं पे कर लगाती है, फिर उसका फिर विरोध होता है। फिर उसके बाद बोलते हैं चलो चाय चाय पे टैक्स लगाएंगे, आपको चाय सस्ती मिल जाएगी। तो जो एक तस्करों की जो एक अर्थव्यवस्था थी, उसको ये लगा कि अगर चाय सस्ती मिलने लग गई और नेविगेशन एक्ट लागू हो गया, तो हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो तस्कर भी इस राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो गए, सम्मिलित हो गए थे। राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो चुके थे, सम्मिलित हो चुके थे। मैंने आपको बताया था जो सैमुअल एडम्स और जॉन हैंकॉक, ये ऐसे लोगों का क्या करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। वैचारिक तौर पर भी सैमुअल एडम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग थे, और उन्होंने एक बात बोली थी, मैंने कल आपको उस वीडियो के अंदर बताई थी, कि वो बोले कि अगर आप लोग आज भी इन कानूनों का विरोध नहीं करते हो, तो आप जो ये जनसंख्या बढ़ा रहे हो, ये तो सिर्फ, ये जो आप लोगों की भीड़ है वो तो सिर्फ जनसंख्या वृद्धि के लिए, आप जिंदा लोग नहीं हो, आप मरे हुए लोग हो। तो इस प्रकार की जो उन्होंने भावनात्मक भाषण दिया या भावनात्मक जुड़ाव जनता से पैदा किया, तो एक जो मूवमेंट था वो मास मूवमेंट बन गया, और सारी जनता है ना वो उस जन आंदोलन में शरीक हो गई थी। इसी तरह पैट्रिक हेनरी थे, जिसके बारे में मैंने बताया था, वो बोले थे या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो, और या मुझे मृत्यु दे दो, मुझे बस स्वतंत्रता ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। थॉमस पेन थे। थॉमस पेन ने दो शानदार बुक लिखी, एक तो कॉमन सेंस लिखी और एक लिखी थी आपके राइट्स ऑफ मैन। तो कॉमन सेंस में उन्होंने एक बहुत ही कॉमन सेंस, कॉमन लॉजिक वाली बात की थी। बोला
मैंने भी आपको कल उसमें बताया था, बोला एक आइलैंड है, इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है, वो एक छोटा सा द्वीप है, वो एक इतने बड़े देश जो एक महाद्वीप के बराबर है उस पर कैसे राज कर सकता है? ये बिल्कुल ही बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। तो उन्होंने अच्छी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कॉमन सेंस और राइट्स ऑफ मैन। ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग थे, जेफरसन थे। जेफरसन ने एक तरीके से दार्शनिक पक्ष रखा मूल अधिकारों का, स्वतंत्रता का, जीवन के अंदर सुख का। इन सब चीजों को उन्होंने कहा जीवन, स्वतंत्रता, सुख ये व्यक्ति के एक तरीके से मौलिक अधिकार और इनको कोई भी आदमी नहीं छीन सकता। ब्रिटेन में बैठी सरकार इन चीजों को कैसे छीन सकती? तो साथियों बात ये थी कि ऐसे ऐसे बौद्धिक लोग थे जिन्होंने इस क्रांति को प्रेरित किया। और मैंने तो तस्करों वाली बात की थी, वो इसलिए बात की थी कि वो ऐसे लोग थे जिनके जो डेयरिंग करने से, जो साहसी लोग थे जिनको साहस करने में कोई संकोच नहीं होता, तो बड़े ही निडर और निर्भय आदमी थे वो। तो एक तरफ तो बौद्धिक पक्ष है और एक तरफ निर्भय और निडर आदमी है, तो उन दोनों के जो कॉम्बिनेशन ने जो एक ऐसा सिनर्जिक इफेक्ट पैदा किया कि ब्रिटेन ने कभी सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा। और इसीलिए जब ये सब हो जाता है, अमेरिकी क्रांति मुकम्मल हो जाती है, तब ब्रिटेन में बैठा बैठा सम्राट ये कहता है, ओहो ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर जेफरसन जैसे लोग कहते हैं क्या सुंदर प्रभात है, आज हम आज़ाद हो चुके हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके बारे में अलग अलग कथन दिए होते हैं। उन कथन, बहुत सारे कथन होते हैं, लेकिन हम कुछ एक कथन की बात करेंगे, कुछ एक उन विद्वान लोगों की बात करेंगे जिन्होंने ये सब करने का प्रयास किया था। उन्होंने ऐसे ऐसे संगठन बनाए थे, स्वतंत्रता के पुत्र, स्वतंत्रता की पुत्रियां बनाई थी। और अपने आपके जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब है, उन्होंने एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनाया था, उसके बारे में बात करेंगे। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन का उदाहरण लीजिए, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कितनी अच्छी दार्शनिक बातें बोली थी और कितना अच्छा उन्होंने मास को इकट्ठा किया था। और उस आदमी को इसलिए सैल्यूट जाता है कि उस आदमी ने अमेरिका के अंदर एक ऐसे वैज्ञानिक समाज की नींव रखी थी जहाँ पे वैज्ञानिक खोजों को बहुत ही सम्मानजनक तरीके से देखा जाता है, उसका इस्तकबाल किया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है कि यारो कितनी अच्छी बात है कि नई खोज आई है। और लोगों के अंदर उसने इतनी जिज्ञासा और तर्क शक्ति पैदा कर दी थी कि देखो अगर आगे बढ़ना है ना तो इन विज्ञान की खोजों की तरफ हमें देखना चाहिए। और उसने एक ऐसी सोसाइटी बनाने में बड़ा योगदान दिया था। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी एक बात बोली थी कि अगर यदि अमेरिकी क्रांति ना होती तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। कुल मिला के बात ये थी कि कल वाले वीडियो में हमने ये समझा था कि अमेरिकी क्रांति एक ऐसी चीज थी जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया था। आज हम उसके प्रभाव, पहले वाले वीडियो में हमने उसके प्रभावों के बारे में थोड़ी सी बात की थी, आज उसके प्रभावों को हम तसल्ली बख्श पूरा इत्मीनान से समझेंगे कि क्या क्या पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा। तो बोस्टन चाय पार्टी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। इंग्लैंड की नॉर्थ सरकार ने चाय के अलावा सभी करों को समाप्त कर दिया, किंतु अमेरिकी वासी इस कर्ज से भी क्या थे, नाराज थे। और 16 दिसंबर 1773 को मैसाचुसेट्स, मैंने बताया था ना ये वो कॉलोनी थी जिसको प्यूरिटन जो धार्मिक बागी लोग थे उन्होंने इसे बसाया था। और जो अमेरिका था वो मोटा मोटा बागियों, अपराधियों, साहसी और ये जो निर्भय लोग थे ना उन लोगों की एक कॉलोनी थी और इन्होंने एक तरीके से इनकलाब कर दिया था। मैसाचुसेट्स के बंदरगाह बोस्टन में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुलियों का बेस बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर चढ़ गए और चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। इंग्लैंड ने बोस्टन वासियों से चाय के नुकसान का हर्जाना मांगा जिसे बोस्टन वासियों ने देने से मना कर दिया। इंग्लैंड ने बोस्टन वासियों से चाय के नुकसान का हर्जाना मांगा जिससे बोस्टन वासियों ने क्या कर दिया, देने से मना कर दिया। मैंने बताया था ना कि एक इनटॉलरेंट एक्ट ब्रिटेन लेके आया था। बोले ये बोस्टन वाले ज़्यादा कूद रहे हैं, तो बोले ये जो तुमने चाय जितनी डाली है उन सब चाय का तुम हर्जाना दोगे, कोई भी तुम व्यापार नहीं कर सकोगे। मैंने कहा था ना कि बहुत सारे तस्कर मिलके अपना एक स्वतंत्र समानांतर व्यापार करते थे, बोले ये भी नहीं करने देंगे और नेविगेशन एक्ट को सख्ती से लागू कर दिया था। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। एक मैंने बताया था कैथोलिक चर्च को ज़्यादा विशेषाधिकार दिया था क्योंकि ये लगभग लोग प्यूरिटन लोग थे ना। तो ब्रिटेन ने वापिस इन लोगों को दबाने का प्रयास किया और ये जो दबाने का प्रयास था ना, इस चक्कर में लोग है ना, लोगों ने और प्रतिक्रिया दिखाई और उग्र प्रतिक्रिया दिखाई और धीरे धीरे ये जो अमेरिकी क्रांति थी वो तीव्र होती गई। और फिर उसके बाद प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस होती है जिसमें एक कॉलोनी को छोड़ के बाकी सभी लोग आते हैं और मिलके वो ये नहीं कहते कि हमें आज़ादी चाहिए, वो कहते हैं हमें स्वशासन चाहिए। जैसे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में पहले एनी बिसेंट और तिलक के समय ये मांग होती है कि हमें स्वशासन दे दो, होम रूल दे दो या डोमिनियन स्टेट दे दो। और जब हम जानते हैं कि 1929 तक ये मांग चलती है कि हमें डोमिनियन स्टेट दे दो, हम नेहरू रिपोर्ट को पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद में जब
जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं तो जवाहरलाल नेहरू ये बोलते हैं नहीं अब हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे। तो ऐसे ही था कि इनकी प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के अंदर ये कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेट दे दो, हमें सब शासन दे दो, हम अपना राज्य है। लेकिन प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के बाद बेटाओं एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको लैंगिस्टन घटना कहते हैं। उसके अंदर कुछ व्यक्ति मारे जाते हैं और सेना के साथ डायरेक्ट मुठभेड़ हो जाती है। मतलब जनता अब आर्मी के साथ डायरेक्ट भिड़ रही है, जनता डायरेक्ट लड़ाई कर रही है। और उसके बाद द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस होती है, बोला अब सब शासन नहीं चाहिए, अब तो हमें डायरेक्ट अपना पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हम पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ मंजूर नहीं करेंगे। और संविधान बनाने के लिए भी कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है कि आप संविधान बनाओगे, और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। जॉर्ज वाशिंगटन को सेनापति नियुक्त कर दिया जाता है और अमेरिकी क्रांति अपने प्रारंभिक चरण में पहुंच जाती है। और धीरे धीरे वो ब्रिटेन के साथ वो अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। फिर पहली कुछ लड़ाइयाँ वो जीतते हैं, फिर बंकर हिल की लड़ाई वो हार जाते हैं, फिर धीरे धीरे ट्रेंटन प्रिस्टन ऐसी लड़ाइयाँ चलती जाती है। लेकिन फिर एक जानदार लड़ाई होती है जिसका नाम होता है सारागोटा की लड़ाई, बैटल ऑफ सारागोटा। बैटल ऑफ सारागोटा के अंदर जॉर्ज वॉशिंगटन जीत जाते हैं। अमेरिका की जैसी ये जीत होती है, पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित होता है कि इंग्लैंड जैसी एक बड़ी ताकत को कॉलोनी के कुछ लोगों ने मिलकर हरा दिया। तो फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड जैसे देश होते हैं ना, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका की मदद के लिए कूद पड़ते हैं, क्योंकि सबके इंग्लैंड के साथ कुछ ना कुछ टसन था, किसी ने कॉलोनी छीन ली थी। और जैसे हमने बात की थी सप्तवर्षीय युद्ध में कनाडा का इलाका फ्रांस से छीन लिया था, तो फ्रांस को ये लगा अभी अच्छा मौका है कि हम इंग्लैंड से बदला ले। उसके साथ साथ यूरोप के अन्य कई देश थे जिनके इंग्लैंड के साथ कुछ हित टकरा रहे थे, तो इन 3-4 देशों ने तो सीधा पक्ष लिया था, बाकी कुछ ने ये कहा कि हम तो तटस्थ रहेंगे। इसका मतलब उन्होंने इंग्लैंड का भी साथ नहीं दिया था। तो कुल मिला के इंग्लैंड अकेला पड़ गया। धीरे धीरे ये युद्ध आगे बढ़ते जाते हैं और फिर लास्ट में यॉर्क टाउन का युद्ध होता है। यॉर्क टाउन के युद्ध के अंदर जो हमारे वाइसराय बन के आते हैं 1700 जो 1793 में कॉर्नवालिस का नाम आता है, ने वो कॉर्नवालिस संहिता बनाई थी और आपके बहुत सारा पुलिस और ब्यूरोक्रेसी का मॉडल दिया था। भारत के अंदर एक स्टील फ्रेम बनाया था जो मैंने कल की वीडियो के अंदर बताया था, और आपको मॉडर्न इंडिया में भी इसको अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो कॉर्नवालिस यॉर्क टाउन के युद्ध में हार जाते हैं। हालांकि उसके बाद नेवी के छोटे मोटे युद्ध चलते रहते हैं, और क्या होता है कि सभी देश फ्रांस और आपके हॉलैंड और स्पेन है, ये लड़ाई इसलिए लड़ते रहते हैं कि हम ब्रिटेन से कुछ बार्गेनिंग कर सके। और फिर पेरिस की संधि होती है, और पेरिस की संधि में ये 13 कॉलोनी तो आज़ाद हो ही जाती है। उसके साथ साथ ब्रिटेन है वो फ्रांस को, स्पेन को, हॉलैंड को कुछ ना कुछ देने के लिए मजबूर हो जाता है। और ये पेरिस की संधि भारत से भी जुड़ी हुई है। भारत से इसलिए जुड़ी हुई है कि ये जो पांडिचेरी का जो इलाका था, यनम माहे कराईकल का इलाका था, ये उस पेरिस की संधि में ही फ्रांस, भारत के ये इलाके फ्रांस को दे दिए गए थे। और मैं ये आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक अमेरिकी क्रांति का भारत के ऊपर एक बड़ा प्रभाव ये था कि ब्रिटेन के लोगों ने पहली बार ये सीखा कि कॉलोनी के अंदर राज करने के लिए सिर्फ कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, कानून का क्रियान्वयन बहुत शानदार होना चाहिए। अगर कानून का क्रियान्वयन शानदार नहीं होगा ना, तो साथियों बात ये होगी कि जो लोग हैं वो विरोध कर देंगे, बगावत कर देंगे, और फिर बाद में उस बगावत को संभालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने उस हारे हुए आदमी को ही भारत में गवर्नर जनरल बना के भेजा था, क्योंकि उस वक्त गवर्नर जनरल कहा जाता था और मैं बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। बंगाल का गवर्नर जनरल उनको बना के भेजा था, और उन्होंने ही फिर ये बताया कि हम ब्यूरोक्रेसी का ऐसा मॉडल बनाएंगे, पुलिस का ऐसा मॉडल बनाएंगे, जुडिशरी का ऐसा मॉडल बनाएंगे, इसका ये काम रहेगा, इसका ये काम रहेगा, और इनको बतेरी हम सैलरी देंगे, बहुत सारे पैसे देंगे ताकि ये भ्रष्टाचार भी ना करे, और भारत के अंदर हम फिर लंबे समय तक राज अपना कायम रख सके। तो अगर अमेरिकी क्रांति नहीं होती तो शायद वो लोग भारत पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर उन्होंने भारत पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो एक तरीके से उपनिवेशवाद के अंदर नई चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। खैर हम वो बातें इस वीडियो के लास्ट के अंदर करेंगे। तो बोस्टन टी पार्टी से बात चल रही थी, टी पार्टी से बात चलते चलते धीरे धीरे मैंने घटनाओं को आगे बढ़ाते हुए और अमेरिकी क्रांति के अंतिम दौर तक मैं ले गया था। अब शुरू करते हैं वापस बोस्टन टी पार्टी। तो नॉर्थ सरकार ने चाय के अलावा सभी करों को समाप्त कर दिया, लेकिन जनता बोली कि देखो ये सस्ती चाय पिलाकर और आप अपने कानूनों को जस्टिफाई करना चाहते हो, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपके किसी भी कानून को हम नहीं मानेंगे। तो उन्होंने चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। और ये चाय की पेटियां कहाँ की थी? भारत की थी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय थी। तो भारत की चाय थी, भारत की चाय समुद्र में फेंक दी इन्होंने। अमेरिका में बौद्धिक चेतना का विकास। अब मैंने आपको बौद्धिक चेतना में बहुत सारे नाम बताए थे, जैसे पैट्रिक हेनरी बताया था, सैमुअल एडम्स बताया था, थॉमस पेन बताया था, जेफरसन बताया था, और आपके जेम्स ओटिस बताया था। उन सब के बारे में बात करेंगे। शिक्षा,
पत्रकारिता विचारकों ने विशेष योगदान दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक विचार केंद्र की स्थापना की जो बाद में अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी के नाम से विख्यात हुआ था। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक शानदार इंस्टीट्यूट बनाएंगे, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी, मतलब बैठ के अच्छी अच्छी बातें करेंगे और उनके हिसाब से इस सोसाइटी को, इस देश को चलाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। 1636 ईस्वी में कैम्ब्रिज में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना हुई। 1693 में वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज की स्थापना हुई। अमेरिका के कैम्ब्रिज में पहला छापाखाना स्थापित हुआ और 1704 ईस्वी में बोस्टन से पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नाम क्या था, बोस्टन न्यूज लेटर था। क्या नाम था, बोस्टन न्यूज लेटर था। अब देखो, बौद्धिक चेतना का विकास, स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे या कोई फिलोसफिकल इंस्टीट्यूट होंगे, वहीं पे तो बौद्धिक चेतना का विकास होगा ना। जनता बैठ के बात करेगी, जनता आपस में चर्चा करेगी, विचारों का विमर्श होगा, विचारों के अंदर संश्लेषण होगा, सिंथेसिस होगा। वो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस वाली बात है कि आपस में विचार मिलेंगे, एक वाद दिया जाएगा, फिर एक प्रतिवाद दिया जाएगा, उनके बीच में संवाद होगा, फिर कोई अच्छा विचार है वो पैदा होगा। तो ये सब चीज़ें अमेरिकी सोसाइटी के अंदर उन दिनों हो रही थी। और अमेरिका की जो सोसाइटी थी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि उसमें बहुत सारे विचारों के लोग थे और स्टार्टिंग में ही अमेरिका ने सभी विचारों का क्या किया था, स्वागत किया था। जैसे कि मैंने आपको सिलिकॉन वैली का उदाहरण दिया था कि अमेरिका आज भी दुनिया के जो ब्रिलियंट माइंड है उनको सिलिकॉन वैली में अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से ये था कि वो जो लोग थे, अमेरिका के लोग थे, वो लोग नए नए विचारों पे प्रोसेस कर रहे थे, नए नए विचारों को सोच रहे थे और उन नए नए विचारों के हिसाब से नई नई संस्थाओं को जन्म देने की कोशिश कर रहे थे। और इसी कड़ी के अंदर बहुत सारे लोग थे जिनके ये नाम थे, पैट्रिक हेनरी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इस आदमी ने ये कहा था कि या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या मुझे आज़ादी दे दो। बताई थी ये बात, कल भी मैंने कल वाले वीडियो में भी बताई थी और आज भी बताई थी, और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या मुझे क्या दे दो, आज़ादी दे दो। ठीक है। उसके बाद में टॉमस पेन थे जिनकी बुक थी कॉमन सेंस और राइट्स ऑफ मैन, और इन्होंने एक बात बोली थी कि भाई साहब, एक द्वीप है वो एक महाद्वीप पर कैसे राज कर सकता है, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात, आप मुझे बताइए। सैमुअल एडम्स के बारे में मैंने बताया था कि इस आदमी ने ये बोला था कि अगर आप किसी कानूनों का, इन इन जो जुल्म करने वाले और आपका शोषण करने वाले कानूनों का, नियमों का अगर आप समर्थन कर रहे हो और विरोध नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी जो भीड़ है ना, वो सिर्फ जनसंख्या वृद्धि के लिए और इसके अलावा कुछ नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था जो हमने पढ़ लिया था अभी अभी, देखो, फिलोसफिकल, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह भी बोला था कि भाई साहब, यदि अमेरिकी क्रांति नहीं होती तो फ्रांस की क्रांति भी घटित नहीं होती। अब जब हम संविधान को पढ़ते हैं ना, और जब भारतीय संविधान को भी पढ़ते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अमेरिकी संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई है। तो अमेरिकी संविधान के निर्माण में एक आदमी का बड़ा योगदान था जिसका नाम था जेफरसन। और जेफरसन ने बड़ी शानदार दार्शनिक बात बोली थी कि जीवन, स्वतंत्रता और जो जीवन का सुख होता है ना, उसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार है ना, वो छीन नहीं सकती। ये एक तरीके से व्यक्ति के क्या है, मौलिक अधिकार। जेम्स ओटिस ने, मैंने बताया था, बोला था नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर आपके पास हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप हम पे टैक्स कैसे लगा सकते हो। और ये नारा हमारे भी स्वतंत्रता आंदोलन में चला था कि ना, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं। और ये बात कही थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले वाला स्टेटमेंट था, ये बहुत साल पहले क्या है, अमेरिकी क्रांति के अंदर सामने आ चुका था। ठीक है। और जेम्स ओटिस ने एक बहुत ही शानदार और गजब की बात ये बोली थी साथियों कि ठीक है, दुनिया में हजारों सालों से राजाओं ने हुकूमत की है, तानाशाहों ने हुकूमत की है और ये हुकूमत करते आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका दमन करने का या उनका हुकूमत करने का या उनका तानाशाही करने का अधिकार है वो जन्म जन्म के लिए है। ऐसा नहीं है। हम उसका विरोध कर सकते हैं, हम उसको हटा सकते हैं। तो उन्होंने एक तरीके से बात बोली कि ब्रिटेन के जो लोग बैठ के हमारा जो दमन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ क्या करेंगे, बगावत करेंगे। और जेम्स ओटिस ने एक बहुत ही शानदार बुक लिखी थी, एन आउटलाइन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, एन आउटलाइन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, एन आउटलाइन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। तो देखो साथियों, कॉमन सेंस और राइट्स ऑफ मैन है, वो बुक लिखी हुई है टॉमस पेन की। किसकी लिखी हुई है, टॉमस पेन की लिखी हुई है। और एन आउटलाइन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री जो बुक है, वो आपके लिखी हुई है जेम्स ओटिस की। और जेम्स ओटिस ने ये नारा भी दिया था। तो 3 पुस्तकें आप याद रखो और उसके साथ साथ ये वाला याद रखो आप, बोस्टन न्यूज लेटर। ठीक है। अब बौद्धिक से देखो, जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, और कि कोई भी क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो या रूस की क्रांति हो, तो उसके अंदर ये आता है कि
बौद्धिक पक्ष था वो क्या था? तो अब देखो बौद्धिक पक्ष में हमने बहुत सारी बातें दे दी। अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी दे दिया और फिर हमने मैसाचुसेट्स में हार्वर्ड कॉलेज दे दिया, विलियम एंड मेरी कॉलेज दे दिया, ठीक है, और बोस्टन न्यूज़लेटर दे दिया। उसके बाद देखो हमने किन किन के उदाहरण दे दिए, भाई साहब पैट्रिक हेनरी का उदाहरण दे दिया। पैट्रिक हेनरी क्या बोले, या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो या मुझे क्या दे दो, मौत दे दो, बता दिया हमने पैट्रिक पेन। फिर हमने टॉमस पेन का नाम सुना। टॉमस पेन ने एक पुस्तक लिखी थी कॉमन सेंस और राइट्स ऑफ मैन, और बोला भाई साहब इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि एक द्वीप एक महाद्वीप पे राज नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर सैमुअल एडम्स था। सैमुअल एडम्स बोले कि देखो ये जो तुम इतने लोग इकट्ठे हुए हो और इतने इकट्ठे लोग अगर किसी कानून का विरोध नहीं कर सकते हो तो ये जो तुम्हारी भीड़ है वो सिर्फ किसके लिए है, जनसंख्या वृद्धि के लिए है। जेम्स ओटिस थे। जेम्स ओटिस ने एक पुस्तक लिखी थी एन आउटलाइन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, और जेम्स ओटिस ने शानदार बातें बोली। दो शानदार बातें मैंने बताई कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना टैक्स आप बिना प्रतिनिधित्व के आप कोई टैक्स नहीं लगा सकते। और दूसरी बात ये इन्होंने ये बोली कि दुनिया में बहुत सालों से, बहुत सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से तानाशाहों ने, राजाओं ने दमन किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दमन उनका अधिकार बन गया, हम उसका विरोध भी कर सकते हैं। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आ ही गया कि जिन्होंने क्या बनाई थी, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी बनाई थी, ठीक है। ऐसे ही इसका नाम ले लोगे आप, बोस्टन न्यूज़लेटर। तो भाई साहब 5 या 6 नाम तो मैंने बौद्धिक लोगों के बता दिए, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत शानदार नाम था, मैंने बताया था आपको, जेफरसन। और जेफरसन ने बोला था जीवन, स्वतंत्रता और जीवन के अंदर जो सुख है इनको कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता है। तो देखो इतने शानदार आपके पास कंटेंट आ गया। आप एक न्यूज़ ये जो लेटर है, समाचार पत्र, और भी समाचार पत्र के बारे में हम बात करेंगे। समाचार पत्र का नाम आ गया, दो आपने यूनिवर्सिटी बता दी, और इतने सारे दार्शनिक और स्वतंत्रता आंदोलन के लोग बता दिए। तो आपका जो आंसर है, अब 7-8 पॉइंट जब इसमें लिखोगे तो आपका आंसर है ना वो बहुत बेहतरीन अपने आप हो जाएगा। और साथ में मैंने कहानियां बता दी, आप उसकी चीज़ों को जोड़ते हुए, उसके पक्ष को जोड़ते हुए जब आंसर लिखोगे तो वो बहुत शानदार। पैट्रिक हेनरी, टॉमस पेन, सैमुअल एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जेफरसन और जेम्स ओटिस, ठीक आगे। 1765 ईस्वी तक 25 समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे। इनमें अमेरिकन मर्करी और न्यूयॉर्क गजट प्रमुख थे। अब बोस्टन जो न्यूज लेटर था ना, वो स्टार्टिंग का था, 1704 ईस्वी में बन गया था। कब बन गया था? 1704 ईस्वी में। और ये आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे समाचार पत्र हो गए जिनमें अमेरिकन मर्करी और न्यूयॉर्क गजट क्या थे, प्रमुख थे। टॉमस पेन ने अपनी कृति कॉमन सेंस व राइट्स ऑफ मैन के द्वारा देशवासियों में देश प्रेम की भावना जागृत की। अन्य स्वतंत्रता सेनानी पैट्रिक हेनरी, सैमुअल एडम्स, जॉन हैंकॉक और जॉर्ज वाशिंगटन आदि थे। ये सब मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या उसका बौद्धिक और दार्शनिक पक्ष रहा था, क्या बौद्धिक और दार्शनिक पक्ष रहा था। खैर आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय कांग्रेस, 5 सितंबर 1774 ईस्वी को, जो हमारे शिक्षक दिवस मनाया जाता है, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन फिलाडेल्फिया में हुआ। जॉर्जिया को छोड़कर, मैंने कहा था ना एक कॉलोनी को छोड़कर सभी कॉलोनियां भाग होती है, और इनका उद्देश्य ये होता है कि भाई साहब हमें आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वेच्छा का अधिकार दे दो। मतलब एक तरीके से ये होम रूल या सब शासन की मांग करते हैं, डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं, और इनको पूर्ण स्वतंत्रता ये नहीं मांगते हैं। यह सम्मेलन अनिर्णय के साथ समाप्त हुआ, लेकिन पहली बात यह थी कि 12 कॉलोनियां खड़ी हुई है, किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है। लेकिन इसके तुरंत बाद 19 अप्रैल 1775 को लैंगस्टन की घटना होती है, और इस लैंगस्टन की घटना के अंदर मैंने आपको बताया था कि 5 या 6 लोग मारे जाते हैं। मतलब क्या होता है, कितने लोग मारे गए ये तो कागजी घटना होती है, जितने कागज पे नोट किए जाते हैं उतने माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, और जो आर्मी होती है उसके साथ डायरेक्ट मुठभेड़ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जनता ने मानस बना लिया है, वो मनोवैज्ञानिक तौर पर ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है कि वो ये चाह रही है कि हम अब डायरेक्ट क्या होंगे, आपसे भिड़ेंगे। डायरेक्ट क्या, आपसे भिड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, ठीक है, और आपको इस अमेरिका से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो द्वितीय सम्मेलन में फिलाडेल्फिया में 1775 ईस्वी में दूसरा महाद्वीपीय कांग्रेस आयोजित होता है, और जिसमें क्या होते हैं, सभी 13 उपनिवेशों ने क्या लिया, भाग लिया। और सभी इसकी अध्यक्षता जॉन हैंकॉक ने की थी, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की। और मैंने जॉन हैंकॉक का नाम आपको पहले वीडियो के अंदर भी बताया था। और सभी उपनिवेश क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। तो दो चीज़ें ये हुई कि 4 जुलाई को घोषणा कर दी गई कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, वरना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक तो ऐसे लोगों का ग्रुप बना दिया गया, 5 लोगों की एक ऐसी कमेटी बना दी गई कि आप संविधान बनाइए और आप ये सब चीज़। और जॉर्ज वॉशिंगटन को ये कहा गया कि आप भाई साहब बंदूक लीजिए, लठ लीजिए, कुछ भी लीजिए, और इन ब्रिटेन वालों को यहाँ से क्या कीजिए, बाहर निकालिए। ब्रिटेन को क्या कीजिए, यहाँ से बाहर निकालिए, ठीक है। तो दो चीजें हुई द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के अंदर। जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में एक सेना का गठन होता है,
जो लड़ाई लड़ेगी, और दूसरा 5 लोगों के एक कमेटी बनती है, एक ग्रुप बनता है जो ये तय करेगा कि संविधान का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, चलते आगे। इसी समय जॉर्ज वॉशिंगटन को सेनापति बनाया और बेंजामिन फ्रैंकलिन को संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया। 4 जुलाई 1776 के दिन संविधान के मुख्य उद्देश्य की घोषणा की गई, और संविधान का उद्देश्य था जीवन का स्वतंत्र और खुशहाली, मतलब स्वतंत्रता। मेन बात ये थी, मैं कल कई वीडियो से आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों ने इतनी फ्रीडम एंजॉय की थी कि शायद ही भारत, सॉरी, शायद ही पूरी दुनिया के अंदर इतनी फ्रीडम कभी किसी ने, इन जो ये 1776 का समय था, तो मान लो कि लगभग 1650 के बाद में जो लोगों ने फ्रीडम एंजॉय की थी ना, उतनी फ्रीडम तो शायद भारत के लोग आज भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इन लोगों ने इतनी फ्रीडम एंजॉय की थी कि फिर ये लोग बोले स्वतंत्रता के बिना कुछ नहीं है, और इसीलिए फ्रीडम और स्वतंत्रता है ना, इनका सबसे बड़ा मूल्य, सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इनको ये चीज़ें अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के विरासत के तौर पर, धरोहर के तौर पर मिली है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य घटनाएं। स्वतंत्रता का युद्ध जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में लड़ा गया। आरंभिक लड़ाइयां बोस्टन के आसपास लड़ी गई, जिसमें अमेरिकी सेना ने ब्रिटिश सेना को हरा दिया था। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग सेना में हरा दिया था, लेकिन फिर होती है साथियों बंकर हिल की लड़ाई, और इसमें क्या होता है, अंग्रेजी जनरल विलियम हो ने जॉर्ज वाशिंगटन को हरा दिया और फिलाडेल्फिया पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाइयां चलती है, मैंने आपको बताया था ट्रेंटन और प्रिंसटन की ऐसी लड़ाइयां चलती है, लेकिन आप ये लड़ाई जरूर याद रखोगे, बंकर हिल की लड़ाई। 3 लड़ाइयां याद रखोगे, एक बंकर हिल की लड़ाई याद रखोगे, और एक सारागोटा की लड़ाई याद रखोगे, और एक आप यॉर्कटाउन की याद रखोगे। ठीक है, तो बंकर हिल की लड़ाई में जॉर्ज वॉशिंगटन हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जनरल ब्रिगियन को सारागोटा नामक बैटल ऑफ सारागोटा के अंदर हरा दिया जाता है, और ये हथियार डाल देते हैं। और जैसे ही बैटल ऑफ सारागोटा में ये अमेरिकी कॉलोनी के लोग जीतते हैं, तो जो फ्रांस के, स्पेन के और हॉलैंड के लोगों को ये लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम अमेरिकी कॉलोनी का साथ दें और साथ में ब्रिटेन से अपना क्या ले, बदला लें। इस विजय ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। परिणाम स्वरूप फ्रांस, स्पेन आदि देशों को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। 6 जनवरी 1778 ईस्वी को अमेरिका व फ्रांस में समझौता हुआ। कोई भी इंग्लैंड के साथ शांति वार्ता नहीं करेगा, कोई भी इंग्लैंड के साथ शांति वार्ता नहीं करेगा, और पूर्ण स्वतंत्रता तक युद्ध जारी रखा जाए। तो भाई साहब ऐसे नहीं है कि अमेरिका और फ्रांस वालों को दोनों ने आपस में बात की कि कहीं आप ब्रिटेन वालों से जाके अलग से बात कर लो, शांति समझौता कर लो। नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक आपको पूर्णतया स्वतंत्रता नहीं मिल जाए। 1778 ईस्वी में फ्रांस युद्ध में कूद गया। 1779 ईस्वी में स्पेन युद्ध में कूद गया, उसको जिब्राल्टर चाहिए था। और 1780 ईस्वी में हॉलैंड युद्ध में कूद गया, और बाकी जैसे देश थे रूस, डेनमार्क और स्वीडन, ये सब क्या रहे थे, तटस्थ रहे थे। अंत में जो सबसे शानदार लड़ाई होती है, अंग्रेजी सेनाध्यक्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना, को 19 अक्टूबर 1781 ईस्वी में यॉर्कटाउन के युद्ध में आत्मसमर्पण करना पड़ा। किंतु नौसैनिक युद्ध चलता रहा और फ्रांस व स्पेन इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ते रहे। मैंने आपको बताया था ना कि यॉर्कटाउन के युद्ध के अंदर तो कॉर्नवालिस था, वो आत्मसमर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है, लेकिन वो जॉर्ज वॉशिंगटन की एक बात याद आ गई कि इंग्लैंड वाले जॉर्ज वॉशिंगटन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो ये है तो थोड़ी सी अजीब सी बात ही कि मतलब ये है, लेकिन रियल में ऐसी बात हुई थी कि जॉर्ज वॉशिंगटन सपनों में आते थे ब्रिटेन वालों की, भाई साहब इसी आदमी ने हमारी कॉलोनी छीनी थी। तो जब ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम संपन्न हो जाता है, उसके बाद में अमेरिका का एक डिप्लोमेटिक जो दल होता है वो ब्रिटेन जाता है। तो वो किसी होटल में ठहरते हैं, तो जो ब्रिटेन का जो आर्मी के लोग होते हैं वो सोचते हैं इनकी बेइज्जती करें कैसे, इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएं। तो जब वो उनको बोलते हैं ये आपका रूम है और ये आपके सामने टॉयलेट है, आप यहाँ पे ये टॉयलेट यूज कर सकते हैं। तो जब वो कि टॉयलेट में जाता है अमेरिकन डिप्लोमेट, तो वहाँ पे जॉर्ज वॉशिंगटन फोटो लगी। बिल्कुल ही अपमानजनक बात है कि हमारे देश का जो हीरो है उसका आपने वहाँ पे टॉयलेट में तस्वीर लगा रखी। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो बाहर आता है। बाहर आता है तो ब्रिटेन का आदमी बोलता है कैसा लगा टॉयलेट, मतलब बहुत अच्छा लगा कि हमारे आदमी के बिना तो आपकी प्रेशर भी नहीं बन। तो खैर ये ये एक किताब में मुझे देखने को मिली, लेकिन इनके बीच में मतलब बात ये था कि बहुत कसमकस चलती रही, क्योंकि वॉशिंगटन वो आदमी था जिसने वाकई ही इंग्लैंड की जो ग्लोरी थी ना, और खासकर पूरे यूरोप की जो ग्लोरी थी कि हम पूरी दुनिया में कॉलोनी बना सकते हैं, उस ग्लोरी को उन्होंने तोड़ दिया था, उस भ्रम को तोड़ दिया था। और पहली बार दुनिया में उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई का जो नेता था ना,
जॉर्ज वॉशिंगटन था, और इसीलिए जॉर्ज वॉशिंगटन से ब्रिटेन के लोग बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। ठीक है। खैर, कार्नवालिस हमारे आए थे, मैंने बता दिया, इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बनाया था, एक स्टील फिल्म बनाया था, एक पुलिस का मॉडल दिया था, एक जुडिशरी का मॉडल दिया था। उसके बारे में मॉडर्न इंडिया में बात करेंगे, राजस्व मॉडल के बारे में बात करेंगे, स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे वो चीज़ें बनाई थी। तो कॉर्नवालिस थे ना, ये भाई साहब वही आदमी है। ठीक है, याद रखना इसको। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि कॉर्नवालिस, ये जो अमेरिकी क्रांति है, वो कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और भारत के अंदर ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीतियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अब आ जाओ भाई साहब कि अमेरिकी क्रांति मुकम्मल हो चुकी है, पेरिस की संधि होती है, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बात ये थी कि अमेरिकी क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा था। कल हमने इसके बारे में बात की, मैंने कहा था दुनिया को पहली बार लोकतंत्र मिलता है, गणतंत्र मिलता है, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के अंदर हो सकता है कि लोकतंत्र हो, लेकिन हालांकि नहीं था, कुछ जगह चुनाव होते थे, बाकी लगभग राजतंत्र था। ब्रूओ साम्राज्य था, हैब्सबर्ग था, होलेंजोन था, रोमानोव था, सब जगह यही था, ओटोमन साम्राज्य था, सब जगह राजा था और उनका एक सिस्टम बना हुआ था। कुछ जगह हो सकता है कि छोटा मोटा कोई चुनाव हो रहा हो, जैसे ब्रिटेन के अंदर हो, लेकिन गणतंत्र नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन में तो आज भी राजा का बेटा राजा बन जाता है, और वो उनका जो रानी वाला एलिजाबेथ वाला वो सिस्टम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं था। मतलब देखो, ब्रिटेन और यूरोप से आए हुए लोग थे जिन्होंने राजतंत्र देखा था, और उन्होंने इतनी आज़ादी के मजे लिए, बोले ये राजा वाला झंझट तो होना ही नहीं चाहिए, तो इन्होंने गणतंत्र को, लोकतंत्र को स्थापित कर दिया और संविधान बनाया। 100 से कम पेजों की एक पुस्तक थी, और उन्होंने बताया इस किताब के हिसाब से हमारा कानून चलेगा, हमारा प्रशासन चलेगा, हमारे नियम कायदे चलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, न ये बाइबल से चलेगा, न ये कुरान से चलेगा। और दुनिया में पहली बार एक ऐसी घटना घटित होती है कि बिना धर्म के कोई राज्य स्थापित होता है, कोई स्टेट स्थापित होता है। उससे पहले जितने भी राज्य, स्टेट या नेशन स्थापित हुए थे, उनमें कहीं ना कहीं एक धर्म का प्रभुत्व था, चाहे वो कैथोलिक धर्म का हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, किसी का भी हो, लेकिन पहली बार एक ऐसा संविधान बना जिसमें धर्म का कोई ज्यादा उल्लेख नहीं था। हाँ, इतना था कि किसी भी व्यक्ति की जो भी आस्था है, उसको वो, उसका वो पालन कर सकता है, क्योंकि जो अमेरिका के अंदर जो लोग आए थे वहां पे, उसमें कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, और कबीलों के अन्य लोग भी थे। तो बोले आप अपने अपने धार्मिक आचरण है ना, वो अपने हिसाब से कीजिए, बस दूसरे के अंदर दखल नहीं देनी चाहिए। तो अपने हिसाब का एक नया सेकुलरिज्म लेके आए। हमने पढ़ा था कि पुनर्जागरण के अंदर जो सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य होता है, उसमें ये होता है कि चर्च अपना काम करेगा, स्टेट अपना काम करेगा, लेकिन यहाँ पे ये था कि जनता अपना अपना काम करेगी, अपने अपने धर्म को निभाएगी। तो ये एक प्रकार का अलग सेक्युलरिज्म लेके आए थे। मूल अधिकारों की इन्होंने बात की, संघवाद, कि सभी कॉलोनियां मिलकर काम करेगी और कॉलोनियों को कुछ अधिकार मिलेंगे और उनके ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और आज भी हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं तो हम अमेरिका की तरफ देखते हैं कि अमेरिका ने ये मॉडल कैसे किया था, कनाडा की तरफ देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखते हैं, और हमारे कुछ अपने भी अनुभव है, कुछ हमारे नीति निर्माताओं के अनुभव रहे थे कि कैसे हमें संघवाद को साथ लेके चलना है। और साथियों, इस अमेरिकी क्रांति से भी हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत बड़ी बात सीखी थी कि जब इतनी बड़ी विविधता को अमेरिका संभाल के रखता है, तो हम भी संभाल के रख सकते हैं। और ये हमारे संविधान में देखने को आता है कि हमने बहुत सारी भाषाओं को एक साथ रखा है, हमने बहुत सारी विविधताओं को सहज के रखा है, हमने जनजातियों के लिए अलग से अनुसूचियां दी है, हमने अलग से उनके लिए अधिकार दिए हैं, अलग से उनके लिए अनुच्छेद बनाए हैं, ताकि वो कभी भी जनजातियां ये फियर ना करे, ये महसूस ना करे कि हम अलगाव अलगाव को महसूस कर रहे हैं, हम भारत की मेन स्ट्रीम से अलग है। कोई भी लैंग्वेज ये ना सोचे कि हम भारत की मेन स्ट्रीम से अलग है। तो हमने विविधताओं की बहुत इज्जत की और विविधताओं से हमने सीखा। कहीं ना कहीं हमारे नीति निर्माताओं के ऊपर अमेरिका के इस संघवाद के मॉडल की एक छाप, और ये मूल अधिकारों की भी एक छाप थी। तो ये जो हमारे संविधान के अंदर, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी संविधान से ली गई है? जब हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अमेरिकी संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई है, तो ये सब चीज़ें आती है, और ये सब चीज़ें उन परिस्थितियों ने पैदा की थी जो अमेरिका के अंदर बनी थी, और अमेरिका के लोगों ने लड़ाई लड़ी। ठीक है। अब आर्थिक तौर पे आओ। वाणिज्यवाद का हास होता है और पूंजीवाद का उदय होता है। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो लोग थे, इन लोगों को एक ऐसी कुदरत मिली जिसके पास अपार अकूत प्राकृतिक संसाधन थे। इनको ये लगा कि इन संसाधनों का हमें क्या करना है, उपयोग करना है, और इन संसाधनों को हमें जीना है, इन संसाधनों को हमें काम में लेना है। तो अपने अपने तरीके से वो काम लेना चाहते थे। अब देखो, अमेरिका के अंदर एक ऐसी सरकार बनी जो बोली कि आप कैसे ही काम धंधा करो, आप अपना बिजनेस करो, आगे बढ़ाओ। ठीक है, सरकार बिल्कुल दखल नहीं देगी। ब्रिटेन में तो, यूरोप में तो बैठ के ऐसी बातें हो रही थी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और इन लोगों ने वो करके दिखा दिया।
एडम स्मिथ लेस फेयर का भाषण यूरोप में दे रहा था, लेकिन इन्होंने करके दिखा दिया कि भाई साहब ये रहा, ये पूंजीवाद है, हम अपने तरीके से काम करेंगे, स्टेट हमारे अंदर कोई दखल नहीं देगा। और दुनिया में पहली बार एक कैपिटलिस्ट स्टेट संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय होता है, एक पूंजीवादी राज्य का उदय होता है। और इसीलिए दुनिया में आज भी पूंजीवाद का झंडा है ना, वो अमेरिका उठा के चलता है कि देखो हमने पूंजीवाद का झंडा उठाया, तो हम तो बहुत पुराने महाद्वीपों की तुलना में एक नए नए महाद्वीप थे, नए नए देश थे, और हमने पूंजीवाद का सहारा लेकर आज पूरी दुनिया में हमारा प्रभुत्व है, हमारी हेजेमोनी है, तो आप भी पूंजीवाद को अपनाओ। तो पूंजीवाद का जो झंडबदार था वो कौन था? अमेरिका था। और पूंजीवाद का पहली बार उदय हुआ है, इसीलिए मैंने कहा ये कौन सा प्रभाव है? आर्थिक प्रभाव है, नवाचारी उद्यमी। और आप देखिए कि अमेरिका ने कितने कितने वैज्ञानिक आविष्कार किए, कितने कितने नए प्रकार के सैन्य उपकरण बनाए, और परमाणु बम की खोज भी इसी देश के अंदर होती है। और आज भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर, जो ये डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डेटा है, और इन सब के जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किसी देश में हो रहे हैं, तो वो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले, मैंने आपको बताया था कि इनके तो भाई साहब आज़ादी के आंदोलन के अंदर भी एक बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसा एक वैज्ञानिक था, उसने एक वैज्ञानिक समाज की नींव रखी थी। नए नए आविष्कारों के प्रति, नए नए विचारों के प्रति अमेरिकी समाज के अंदर क्या गजब की जिज्ञासा रहती है, क्या गजब का वो नए विचारों के प्रति खुले मन से जो स्वागत करते हैं। रूढ़ियों से गिरा हुआ समाज नहीं था वो। और इसीलिए नवाचारी जो उद्यमी थे उनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इज्जत मिली। और आर्थिक तौर पे एक ऐसा समाज पैदा हुआ जो दुनिया में इससे पहले कभी पैदा नहीं हुआ था। और इसका यकीनन फायदा संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला। और हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, चाहे आपका शीत युद्ध हो, पूरी की पूरी 20वीं शताब्दी इन लोगों के नाम रही थी, क्योंकि इन्होंने पहले ही एक ऐसा समाज बना लिया था कि हमें इस तरीके से रहना है और इस तरीके से हमें मिलजुल के काम करना है, और नए विचारों का हमें क्या करना है? स्वागत करना है। दूसरा जो मैं बार बार बता रहा हूँ, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा था, मैंने कहा था एकदम खुला समाज था, स्वतंत्र समाज, उन्मुक्त समाज था, तार्किक समाज था, मिश्रित था। बहुत 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 यूरोप के अनेक देशों से आए हुए लोग थे, ब्रिटेन से भी आए हुए थे, यूरोप के अन्य देशों से भी लोग आए हुए थे, उसके अलावा अन्य लोग भी थे, और उन्होंने मिलकर एक मिश्रित समाज बनाया था, सहिष्णु समाज बनाया था, एक सेक्युलर समाज बनाया था। दुनिया में इससे पहले ऐसा समाज कहीं नहीं बना था। हाँ, हो सकता है कि ओटोमन साम्राज्य जो बहुत बड़ा था, जहाँ पे विविधताएं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो भाई साहब तलवार के दम पे चलाई जाती। यहाँ पे तलवार के दम पे नहीं चलाएगी। यहाँ पे ये 100 से कम पेजों का जो संविधान था, उसने इस मिश्रित समाज को एक तरीके से चलाया था, और मिश्रित समाज को निर्देशित किया था, मार्गदर्शित किया था। और हम पढ़ते हैं जो आपकी सोशियोलॉजी में एक मेल्टिंग पोट थ्योरी होती है, कि जिसके अंदर एक ऐसा पोट या घड़ा होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती है, और वो एक साथ एक जगह सुरक्षित रहती है। ऐसा ही ये अमेरिकी समाज था, और अमेरिकी समाज का निर्माण हुआ। और इस अमेरिकी समाज ने फिर दुनिया को बताया कि विविधताओं में भी एक साथ कैसे रहा जा सकता है, विविधताओं में बहुत सारे राज्यों को संजो के कैसे रखा जा सकता है। अगर अमेरिकी क्रांति का प्रभाव आए और इन प्रभावों को आप ऐसे दिखाओ कि ये राजनीतिक प्रभाव हुआ, ये आर्थिक प्रभाव हुआ, ये सामाजिक प्रभाव हुआ, बताओ आपको नंबर मिले या नहीं मिले? और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि उपनिवेश के बाद के विरोध की शुरुआत हुई। ये प्रथम उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक बहुत बड़ा और कामयाब आंदोलन था। नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हुई। अमेरिका एक ऐसा देश बनने जा रहा था जिसने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध का ये बड़ा खिलाड़ी के रूप में सामने आया था। और इससे पहले मतलब सोच के देखो कि 1700-1800 के पास क्या दुनिया ने सोचा था क्या कि अमेरिका है वो 20वीं सदी के अंदर पूरा एकदम हुकूमत कर लेगा? लेकिन इसने किया था। और उपनिवेशवाद के विरोध की बात आई ना, तो फिर अमेरिका ने एक अपना उपनिवेशवाद शुरू किया था, अपना एक साम्राज्यवाद शुरू किया था लेटिन अमेरिकन देशों के ऊपर और दक्षिण अमेरिकन देशों के ऊपर। वो हम पढ़ेंगे, जब हम साम्राज्यवाद पढ़ेंगे तब मैं आपको साथियों बताऊंगा कि कैसे अमेरिका ने साम्राज्यवाद कायम किया था, और आज भी अमेरिका अपने प्रकार का एक साम्राज्यवाद चला रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक चीज और है साथियों, जो आप ये समझिए कि ये प्रभाव तो सिर्फ ये हुआ कि अमेरिका का प्रभाव, अमेरिकी क्रांति का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन अमेरिकी क्रांति का पूरी दुनिया पर भी प्रभाव पड़ा। यूरोप पर क्या प्रभाव रहा, और हम पढ़ेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत का क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत के अंदर कौन आदमी आता है भाई साहब? कारण वालिस आता है। और कारण वालिस अमेरिकी क्रांति के अंदर ब्रिटेन की हार से सबक लेते हुए नए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचा बनाने की कोशिश करता है, और भारत को बहुत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, और भारत को बहुत लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर, यही कारण वाली इसका जो स्टील फ्रेम मॉडल होता है वो रखता है। और इसके साथ साथ उस समय दुनिया की जो अन्य कॉलोनियां थी,
दुनिया के जो अन्य उपनिवेश थे, उन अन्य उपनिवेशों पर भी ब्रिटेन ने अपना नियंत्रण क्या कर दिया था, कड़ा कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर हो गया कि अगर हमने अमेरिकी उपनिवेशों को खो दिया तो हम कहीं अन्य उपनिवेशों को भी ना खो दे। तो दुनिया के अन्य उपनिवेशों पर ये फर्क पड़ा था। और आप कारण वाली इसका उदाहरण देके बताओगे कि अमेरिकी क्रांति का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। यूरोप के ऊपर तो सीधा प्रभाव ये था कि अमेरिकी क्रांति के जस्ट बाद में फ्रांस के अंदर क्रांति होती है, और फ्रांस की क्रांति कुछ ऐसे विचार, ऐसे नारा, ऐसे सपने पैदा करती है कि उन सपनों के कारण पूरा यूरोप है ना, वो 19वीं सदी के अंदर इन विचारों से त्रस्त रहता है। और इसीलिए कहते हैं कि भाई साहब ये छींक और जुकाम का संबंध हो जाता है कि वो क्या कहते हैं, फ्रांस को जुकाम होता है तो यूरोप को छींक आ जाती है, या फ्रांस को छींक आती है तो यूरोप को जुकाम हो जाता है। कुल मिला के बात ये थी कि फ्रांस में अगर कुछ भी होता है ना, तो अमेरिका पूरा यूरोप प्रभावित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इस फ्रांस ने डायरेक्ट अमेरिकी क्रांति से सीखा था। क्योंकि फ्रांस के लोग, एक लाफातय नाम का एक आदमी था, उसने अमेरिकी क्रांति के अंदर अमेरिकी लोगों का साथ दिया था। और जब वापस फ्रांस में गया तो बोल रहे, तुम कहाँ पे हो, तुम कहाँ मरे पड़े हो, तुम अभी भी पुराने विचारों रूढ़ियों में पड़े हो। वो देखो अटलांटिक ओशियन के पार एक देश ने क्या कमाल कर दिया है, हम भी कमाल करेंगे। और फ्रांस के अंदर एक ऐसी क्रांति होती है जिसके अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा खून बहाया जाता है, सबसे ज़्यादा लहू बहाया जाता है, और कुछ ऐसे विचार पैदा होते हैं समानता के, बंधुत्व के, पूरी दुनिया के लिए स्वतंत्रता की बात होती है, सामंतवाद के अंत की शुरुआत होती है, बोला राष्ट्रवाद होना चाहिए। और उस राष्ट्रवाद ने एक अमेरिका पूरे यूरोप के अंदर, सॉरी, पूरे यूरोप के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि सभी लोग नेपोलियन के और फ्रांस की क्रांति के नारों के पीछे भाग पड़े। और अचानक यूरोप की जो पुरानी व्यवस्था जो हजारों सालों से बनी हुई थी, वो सालों की व्यवस्था चरमराना शुरू कर देती है। और 19वीं सदी के अंत तक आते आते वो पुरानी व्यवस्था एकदम चरमरा जाती है। और उसी चरमराई हुई व्यवस्था के ऊपर प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। और जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है तो बहुत सारे पुराने साम्राज्यों का अंत हो जाता है। क्यों? अब मैंने ये चीज़ अमेरिकी क्रांति से क्यों जोड़ी? क्योंकि ये सबसे पहले जो नए आइडिया थे ना, वो अमेरिकी क्रांति से आए थे। और उन्हीं अमेरिकी क्रांति के विचारों ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। और यूरोप में जो सबसे पहले प्रभावित होने वाली जो जगह थी, वो था फ्रांस। और फ्रांस की क्रांति शुरू होती है, और फ्रांस की क्रांति पूरे 19वीं सदी को प्रभावित करके रख देती है। और यही हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति कैसे पूरे यूरोप को बदल के रख देती है। नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में ऐसा क्या करता है कि पूरा यूरोप हिल जाता है। हम सब बातें आगे आने वाले हमारे वीडियो फ्रांस की क्रांति के अंदर करेंगे। तो साथियों, ये अमेरिकी क्रांति पूरी हुई। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो को तसल्ली से देखा। ओके, बाय।